मानो वह किसी युद्ध के लिए तैयार हो रही हो, न कि उस कार से बाहर निकल रही हो जहाँ से उसने अभी अभी एक आदमी की। ताशा ने अपनी काली टैंक टॉप को वापस पहन लिया। कपड़ा उसकी अभी भी लाल त्वचा से चिपका हुआ था। उसने अपनी छोटी भूरी स्कर्ट को तेज और कुशल गति से अपनी जांघों से नीचे खींचा, मानो वह किसी युद्ध के लिए तैयार हो रही हो, न कि उस कार से बाहर निकल रही हो जहाँ से उसने अभी अभी एक आदमी की आत्मा को उसके लिंग के माध्यम से चूस लिया था। हमारा काम यहाँ खत्म हो गया है, उसने सपाट और आदेशात्मक स्वर में कहा। वह पिछली सीट से उठी और यात्री सीट की ओर बढ़ते हुए अपनी चमड़े की जैकेट को ठीक किया। खुद को संभालो और गाड़ी चलाओ। लियाम ने पलकें झपकाई। उसकी सांस अभी भी फूल रही थी। उसका दिमाग इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। रुको, क्या तुमने मुझे सुना? उसने खुली हुई दरवाजे से पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी एक भौं उठी हुई थी। अपनी पैंट ऊपर खींचो और ड्राइवर की सीट पर बैठो। हम यहाँ पूरी रात नहीं बैठे रहेंगे। उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था, दबंग, उपेक्षापूर्ण, लेकिन उस तीखेपन के साथ जिसने कुछ मिनट पहले ही उसके गले में वीर्यपात करने के बावजूद उसके लिंग में हलचल पैदा कर दी। वह क्रूर नहीं थी, बस नियंत्रण में थी। और सच में इसका उस पर कुछ असर तो हो ही रहा था। क्या वह सच में ऐसा कह रही है? उसने अभी अभी मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन ओरल सेक्स दिया है, मेरा इकलौता ओरल सेक्स, और अब वह ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मैं उसका समय बर्बाद कर रहा हूँ। उसने अपनी जीन्स को टटोला, उसे ऊपर खींचा और जल्दी से जिप बंद कर दी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। वह ड्राइवर की सीट पर बैठ गया जबकि ताशा यात्री सीट पर बैठ गई। अपने पैरों को क्रॉस करके खिड़की से बाहर ऐसे घूरने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके बीच सन्नाटा छा गया, घना और असहज। उसने इंजन स्टार्ट किया। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ अस्थिर थी। गाड़ी चलाते समय सड़क की बत्तियां धुंधली होती चली गईं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। हर कुछ सेकंड में वह उसके सिर के ऊपर तैरते हुए अंकों पर एक नजर डालता था। उसका नंबर आखिर कहाँ चला गया? कुछ मिनट पहले तो वह 100 पर था। उसने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया और इसे समझने की कोशिश करने लगा। शायद मेरे काम खत्म होने के बाद यह रीसेट हो जाए, जैसे कि जब मुझे आखिरकार वह मिल जाए जिसके लिए मैं काम कर रहा था तो सिस्टम फिर से शुरू हो जाए। उसने अपनी निगाहें बाहर से गुजर रही इमारतों पर टिकाए रखी। आखिरकार उसकी आवाज ने उसके विचारों को तोड़ दिया। तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना? हाँ, उसने किसी तरह कहा। उसने एक बार सिर हिलाया और वे फिर से चुप हो गए। ड्राइव जितनी लंबी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा लंबी लग रही थी। हर मिनट खिंचता जा रहा था क्योंकि लियाम यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या और इसका क्या मतलब है। जब वे उसके अपार्टमेंट भवन के सामने पहुंचे तो लियाम ने इंजन बंद कर दिया। अचानक छाई खामोशी गाड़ी के शोर से भी ज्यादा तेज लग रही थी। ताशा ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। साफ दिख रहा था कि वह गाड़ी से उतरकर जाने ही वाली है। रुको, उसने जल्दी से कहा। वह थोड़ी देर रुकी। उसका हाथ हैंडल पर था और उसने उसकी तरफ देखा। क्या? उसने गहरी सांस ली। हमने काफी लंबा रास्ता तय किया। ताशा के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। इसे कहने का एक तरीका यह भी है, मतलब हम सब मेरी वजह से इतनी दूर तक गाड़ी चला कर आए और फिर वो पूरा चक्कर भी मेरी वजह से ही लगाया। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा। इतनी रात को अकेले घर जाते हुए देखकर मेरा मन शांत नहीं होगा। तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाती? उसने कुछ देर तक उसे गौर से देखा। उसकी नीली आंखें पैनी थीं। फिर उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान फैल गई। क्या तुम मुझे अपने घर बुलाकर मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। क्या? नहीं, मेरा मतलब तो बस यही था। वह खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी सच्ची और दिल को छूने वाली थी। शांत हो जाओ लियाम, मैं मजाक कर रही थी। उसने दरवाजे के हैंडल से अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगी। उसने उसे कार की चाबियां दी और उसने दरवाजा खोलने से पहले उन्हें अपनी जेब में रख लिया। वे इमारत के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। उनके कदमों की आवाज शांत रात में गूंज रही थी। लियाम दरवाजे पर अपने अपार्टमेंट की चाबियों से जूझ रहा था। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि वह उसके पीछे खड़ी है। अंदर जाकर लियाम ने लाइट जला दी। उसका अपार्टमेंट साधारण लेकिन साफ सुथरा था। एक दीवार के सहारे एक अच्छा सा सोफा, उसके सामने एक छोटी सी कॉफी टेबल और एक स्टैंड पर टीवी रखा हुआ था। रसोई का क्षेत्रफल छोटा था लेकिन व्यवस्थित था। हर चीज अपनी जगह पर थी। कोई आलीशान जगह नहीं थी लेकिन वह कूड़े का ढेर भी नहीं थी। आराम से बैठो, उसने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ बना सकता हूँ। ताशा बैठ गई और एक पैर अपने नीचे मोड़ लिया। सब ठीक है। वह रसोई में गया। अलमारियां खोलकर देखने लगा कि उसके पास क्या क्या है। इंस्टेंट नूडल्स, कुछ अंडे और कुछ सब्जियां जो अभी भी खाने लायक थी। कोई बहुत प्रभावशाली बात नहीं थी लेकिन वह काम चला सकता था। उसने एक बर्तन में पानी भरा, उसे चूल्हे पर रखा और पानी उबलने का इंतजार करते हुए सब्जियां काटने लगा। कुछ मिनट बाद वह तले हुए अंडों से सजे हुए 2 कटोरे रामेन लेकर आया जिसमें से भाप निकल रही थी। उसने बिना किसी झिझक के अपना कटोरा ले लिया। धन्यवाद, उसने खाना शुरू करते हुए कहा। लियाम उसके बगल में बैठा उसे खाते हुए देख रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम्हें ये सब पसंद है? उसने मुंह में नूडल्स भरे हुए ही बीच में उसकी तरफ देखा। क्या चीज है वो? उसने कटोरे की ओर स्पष्ट रूप से इशारा किया। कुछ नहीं, छोड़ो। उसने घबराकर उसे हैरानी भरी नजरों से देखा लेकिन बात को आगे नहीं बढ़ाया। वे आरामदेह चुप्पी में भोजन कर रहे थे। एकमात्र ध्वनि नूडल्स के धीरे धीरे पकने की और कभी कभार कटोरियों से चॉपस्टिक के टकराने की थी। ताशा स्पष्ट रूप से धनी थी। उसके कपड़े, उसकी कार, उसका व्यवहार, सब कुछ यही दर्शाता था। लेकिन उसने उसके सस्ते भोजन पर नाक भौं नहीं चढ़ाई और न ही उसे इस बात का एहसास दिलाया कि उसके पास देने के लिए और कुछ नहीं है। क्या उसे वास्तव में इससे कोई आपत्ति नहीं है? खाना खत्म होने के बाद लियाम ने कटोरियां उठाई और उन्हें सिंक में धोया। जब वह मुड़ा तो देखा कि ताशा खड़ी थी और छोटे से अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रही थी।
उसकी नजर टीवी के पास वाली शेल्फ पर रखी एक फ्रेम वाली तस्वीर पर पड़ी। उसने उसे उठाया और गौर से देखने लगी। लियाम चलकर उसके पास गया और देखा कि उसके हाथ में क्या है। यह हाई स्कूल के दिनों की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वह एक लड़की के साथ था। दोनों कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और लड़की ने अपना हाथ उसके कंधों पर रखा हुआ था। तब तुम अलग दिखती थी, ताशा ने तस्वीर को रोशनी की ओर झुकाते हुए कहा, जवान और प्यारी। वह पास आया और अपने गालों में हल्की गर्मी महसूस करते हुए बोला, हाँ, यह कुछ साल पहले की बात है। उसने तस्वीर में दिख रही लड़की को देखा, फिर उसकी ओर देखा। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? क्लारा, उसने धीमी आवाज में कहा। हाई स्कूल से मेरी सबसे अच्छी दोस्त। वो मेरी पहली क्रश भी थी। ताशा की निगाहें उसके चेहरे पर पड़ी, मानो वह उसे पढ़ रही हो। पहला क्रश है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे कभी पता ही नहीं चला, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। और फिर हम बस दोस्त बने रहे। मैं कैलाश के लिए दूर चला गया और हमारा संपर्क लगभग टूट गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ताशा ने तस्वीर को सावधानी पूर्वक नीचे रखते हुए कहा। हाँ, उसने झट से विषय बदल दिया। तो आपको कुछ चाहिए? पानी या कुछ और? उसने अंगड़ाई ली और अपने कंधों को घुमाया। क्या मैं आपका शॉवर इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, वो उधर ही है। उसने बाथरूम की ओर इशारा किया। वह अंदर चली गई और कुछ ही क्षणों बाद उसने पानी चलने की आवाज सुनी। जब वह नहा रही थी तो उसने अपनी अलमारी से एक साफ सादी सफेद ढीली ढाली टी शर्ट निकाली। उसने उसे सोफे पर रख दिया और फिर रसोई की सफाई में जुट गया। जब वह 15 मिनट बाद बाहर निकली, उसके बाल गीले थे और चेहरा अच्छी तरह से साफ किया हुआ था। उसकी गर्दन पर अभी भी पानी की बूंदें चिपकी हुई थी, तो उसने वह चीज उसे सौंप दी। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि आप इसमें ज्यादा सहज महसूस करेंगे। उसने उसे ले लिया। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। धन्यवाद। वह कपड़े बदलने के लिए वापस बाथरूम में चली गई। जब वह उसकी कमीज पहनकर बाहर आई तो वह मुश्किल से उसकी जांघों तक ही पहुंच रही थी। पतले कपड़े से उसके स्तनों का आकार और निप्पल्स की उभरी हुई नोकें साफ दिखाई दे रही थी। उसके गीले बाल कमीज के कॉलर से चिपक गए थे, जिससे वह उसके कपड़ों में पापी लग रही थी। लियाम ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें हटाई और मुश्किल से अपनी बात को आगे बढ़ाया। वे सोफे पर बैठ गए। लियाम ने रिमोट उठाया और चैनल बदलते बदलते एक फिल्म ढूंढने लगा। कोई एक्शन फिल्म जिसमें उन दोनों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताशा एक कोने पर सिमटकर बैठ गई और लियाम दूसरी तरफ सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, स्क्रीन पर धमाकों और कारचेज के दृश्य छा गए और वह और करीब आ गई। नाटकीय ढंग से नहीं, बस करीब। उसका कंधा उससे छू गया। फिर उसने अपना सिर थोड़ा उसकी ओर झुकाया। क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है? वह हिला तक नहीं। उसने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश नहीं की। फिल्म चलती रही, लेकिन उसे स्क्रीन पर क्या हो रहा था यह मुश्किल से ही समझ आ रहा था। अंततः उसकी सांसें सामान्य हो गई और उसे एहसास हुआ कि वह सो गई है। उसने सोफे के पीछे से एक कंबल उठाया और उसे सावधानी पूर्वक उसके ऊपर डाल दिया। फिर खुद भी पीछे की ओर झुक गया। आखिरकार थकान उस पर हावी हो गई। पतले पर्दों से छनकर आती सुबह की रोशनी ने लियाम की नींद तोड़ दी। उसने पलकें झपकाई, क्षण भर के लिए भ्रमित हुआ। फिर उसे याद आया कि वह कहाँ है। उसने सोफे की ओर देखा, जो खाली था। कंबल को आर्मरेस्ट पर बड़े करीने से तह करके रखा गया था। कॉफी टेबल पर एक नोट रखा था, जिस पर लिखा था, जल्दी जाना पड़ा। पिछली रात के लिए धन्यवाद। वह उसे घूरता रहा, मानो उसके सीने में कुछ हलचल हो रही हो। फिर उसने उस बेचैनी को झटक दिया और कक्षा के लिए तैयार हो गया, मानो बिना सोचे समझे अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी कर रहा हो। कैंपस तक का सफर सामान्य से अधिक लंबा लग रहा था। उसके दिमाग में पिछली रात की कुछ घटनाएं बार बार चल रही थी। जब तक वह दर्शन शास्त्र भवन पहुंचा, छात्र पहले ही दरवाजों से अंदर आने लगे थे। लियाम मिस केली की कक्षा में पहुंचा और अपनी हमेशा वाली सीट पर बैठ गया। केल्विन पहले से ही वहां बैठा था और बेवकूफों की तरह मुस्कुरा रहा था। मिस केली सबसे आगे खड़ी थी, कांट के नैतिक सिद्धांतों पर अपनी व्याख्या समाप्त कर रही थी और उनके मार्कर की आवाज व्हाइट बोर्ड पर चरमरा रही थी। अरे लियाम, केल्विन मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, आज देर से आना कोई हैरानी की बात नहीं है। पक्का ताशा ने तुम्हें कल रात व्यस्त रखा होगा, है ना? ताशा के होठों का उसके लिंग पर स्पर्श याद आते ही भी लियाम ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। कुछ खास नहीं हुआ, उसने बस मुझे घर तक छोड़ा, बस इतना ही। मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं है। केल्विन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी रात के बारे में बताता हूँ, मैं और किरा। मुझे विवरण की आवश्यकता नहीं है। लियाम ने उसे तुरंत बीच में ही रोक दिया। अरे यार, यह तो अविश्वसनीय था। वह लड़की तो केल्विन, कोई जानकारी नहीं। केल्विन हंसते हुए कुर्सी पर पीछे झुक गया। ठीक है, लेकिन यकीन मानो, इस पूरे स्टडी ग्रुप को बनाने में जो मेहनत लगी वह सार्थक रही। बेशक ऐसा ही था, लियाम ने सिर हिलाते हुए सोचा। मिस केली जब अपनी डेस्क के पीछे से उठी तो उनकी ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई दी। आज उन्होंने एक तंग लाल ब्लाउज पहना था, जिसके बटन उनकी छाती पर कसे हुए थे, और एक काली पेंसिल स्कर्ट पहनी थी, जो उनके कूल्हों और नितंबों से चिपकी हुई थी। तो कांट के अनुसार नैतिक कर्तव्य का मूल सिद्धांत यही है। उसने अपनी बात समाप्त करते हुए मार्कर नीचे रख दिया। मैंने पिछले सप्ताह की आपकी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन कर लिया है। आप सभी कृपया ऊपर आएं और मेज से अपनी प्रस्तुतियां ले लें। छात्र आगे की ओर बढ़ने लगे। कुर्सियां जमीन पर घिसटती हुई सुनाई दी। लियाम खड़ा हुआ और डेस्कों के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, मिस केली के सिर के ऊपर चमकता हुआ पाठ दिखाई दिया। लियाम की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी ग्रेड वाली प्रस्तुति उठाई और स्कोर देखा। ए बुरा नहीं है। मिस केली ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। बहुत बढ़िया काम मिस्टर कार्टर, इस सेमेस्टर में आप वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। समय थम गया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। छात्र बीच रास्ते में ही रुक गए, मानो मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। मिस केली की मुस्कान एक तक बनी रही। उनकी आंखें पलके नहीं झपका रही थी, यहाँ तक कि हवा में मौजूद धूल के कण भी स्थिर ठहर गए। उसने अपना फैसला कर लिया। समय फिर से गति में आ गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। धन्यवाद मिस केली,
आप आज बेहद खूबसूरत लग रही हैं। हमेशा की तरह उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और उसके गले तक लाली छा गई। वह थोड़ा सा झुक गया, अपनी आवाज इतनी धीमी रखते हुए कि केवल वही सुन सके। अगर तुम मेरी टीचर न होती तो मैं अब तक तुम्हें डेट पर जाने के लिए पूछ चुका होता। उसके सिर के ऊपर की संख्या झिलमिला रही थी। मिस केली के गाल गुलाबी हो गए और उन्होंने झिझकते हुए अपने बालों को छुआ। खुद को संभालते हुए उन्होंने सोचा, यह नया शैम्पू वाकई असर कर रहा है। धन्यवाद श्रीमान कार्टर, उसने कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक नरम थी। यह कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। अगर आपको कभी भी किसी चीज में मदद की जरूरत हो तो आप मेरे कार्यालय में आ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है। मैं इसकी सराहना करता हूँ मिस केली, उसने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़ गया। वह अपनी सीट पर वापस चला गया। उसकी मुस्कान मुश्किल से ही दब रही थी। मुझे यह सिस्टम बेहद पसंद है। लियाम के बैठते ही केल्विन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। यार, तुम मिस केली से किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं, लियाम ने लापरवाही से कहा और अपना प्रेजेंटेशन बैग में रख लिया। बस अच्छे नंबर के लिए उसे धन्यवाद दे रहा हूँ। केल्विन ने लियाम की तरफ देखा और फिर कंधे उचका दिए। लियाम अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी निगाहें खिड़की की ओर चली गईं। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है कि मीटिंग बोरिंग होने वाली है, लियाम ने धीमी आवाज में कहा। यह भित्तिचित्र के किनारे के पास स्थित था, जो एक भित्तिचित्र से निर्मित संरचना थी जिसमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे जिनमें प्राकृतिक रोशनी थी। दरवाजे के ऊपर वाले हाथ पर एक झंडा लहराता हुआ दिखाया गया था। हरित फिल्म, आज रात 7 बजे की बैठक। अक्षर टूटे हुए थे लेकिन स्पष्ट रूप से उन छात्रों द्वारा बनाए गए थे जो उत्तम साहित्य की तुलना में संदेश पर अधिक ध्यान देते थे। लियाम ने कांच के दरवाजे से धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। दरवाजे के खंडहरों से चरमराहट की आवाज आई। इन हाउस 5 ऑस्ट्रेलियाई मशीनरी पर एक ट्रैक्टर बोलेरो में प्लॉट, लकड़ी के सामान साफ सुथरे थे, 3 और चमकीले थे कि उन पर ऊपर लगी रोशनी हो रही थी। दीवारों पर पोस्टर लगे थे जिनमें कार्टून चार्ट के साथ मधुमक्खियों को बचाओ, कार्टून में कोई दूसरा ग्रह नहीं है और क्लासिक त्रिकोण लोगों के साथ कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें लिखा हुआ था। कमरे में फूलों की लाइट सी लाइट और किसी के वनीला परफ्यूम की महक अभी भी बाकी थी। टाइट डाई शर्ट बेयर एक गोरी गर्ल ने सबसे पहले देखा। उनकी शर्ट असंगठित और आरामदायक थी, ऐसी शर्ट जिसमें लोग दिखने की वजह से दिखते हैं, न कि आकर्षक दिखने की वजह से। अरे, आप वेबसाइट के लिए आए हैं? हाँ, मैं लियाम हूँ, सारा, उसने खाली टुकड़ों की ओर इशारा करते हुए उथल पुथल से हाथ हिलाया। जहाँ भी जाओ जाओ। बाकी लड़कियों ने तो उसे लगभग अनसुना ही कर दिया। एक लड़की अपने फोन में किताबें कर रही थी। अंगूठा उसी बेतरतीब गीत में ऊपर नीचे हो रहा था जिसमें हर कोई पत्थर चुका रहा था। दूसरी लड़की स्पॉटलाइट के पन्ने पलट रही थी, कलम उसके कान के पीछे लगी थी। लियाम ने होटल के दूसरी ओर सोफिया को देखा। उसके पेट ने फिर से पूरी मूर्खतापूर्ण हरकत की। वह गहरे हरे रंग का टैंक टॉप पहना हुआ था जिसमें उसके शरीर का हर हिस्सा शानदार दिख रहा था। उसकी नेकलाइन इतनी नीचे कट गई थी कि जब वह आगे झुकी तो वह सीधे उसकी क्लीवेज देख सकती थी। उसके स्तनों से ऐसा चिपक गया था कि मानो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, और गहरे नीले रंग की पतली रेखाएं उसके स्तनों से इतनी चिपकी हुई थी कि उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसे कैसे पहनेगी। उसके सिर के ऊपर की संख्या चमक रही थी, 70। असल में ही इतनी तब थी जब मैं पेंसिल में मिली थी। वह अपनी बगल वाली खाली सीट पर बैठा और कोशिश कर रहा था कि उसे घूर कर न देखा जाए। तुम सच में आ गए, सोफिया ने अपनी ओर मुकर कर कहा। उसकी मुस्कान सच्ची थी, मानो उससे उम्मीद थी कि वह नहीं आएगी। लियाम ने अपना बैग जमीन पर पटक दिया और धीरे धीरे उसे लगा कि वह कहीं और शांत दिखने की कोशिश कर रहा है। मेरे प्रकाशन में कहा गया था कि ना कि मैं ऐसा ही हूँ। ज्यादातर लोग ऐसा कहते तो है लेकिन दिखाते नहीं। वह लिटिल एंड क्लोज आई और वह अपने बालों में पल की मिठास महसूस करती है। उसका बजरी बज गया। सावधान रहो, ये पूरा ग्रुप नहीं है, बस हम 5 लोग हैं। लियाम ने चारों ओर से कुचाई और गिनती शुरू की। बस इतना ही। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लागू करना बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है। उसने कंधे उचकाए और इस हरकत से उसके स्तन सीधे हिल गए। लोगों को धरती से ज्यादा देवी देवताओं की फिक्र है, वह गलत नहीं है। कल से पहले तो मुझे इस ग्रुप की राय के बारे में पता नहीं था। लियाम ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिया और ऐसे हिलाया सिरिया जैसे वह पूरी बात सुन रही हो। बेनेडिटा खड़ी हो गई और सबका ध्यान खींचने के लिए एक बार ताली बजाई। ठीक है, शुरू करने से पहले लियाम का जल्दी से परिचय करा लेते हैं। मैं सारा हूँ, जाहिर है। उसने अपने बाईं ओर बैठी लाल छोटे बालों वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। यह रेचल है। रेचल ने अपने फोन से नजरें उठाए बिना हल्का सा हाथ हिलाया। मैं एमी हूँ, बड़े आकार की हुडी और मोटे फ्रेम वाले चश्मे पहने लड़की ने धीमी आवाज में कहा। बालों का अस्त व्यस्त जूड़ा बनाए हुए आखिरी लड़की ने कहा। मेई, और तुम सोफिया को पहले से ही जानती हो। बेनेडिटा ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ बात खत्म की। ठीक है, तो आज रात मैं फास्ट फैशन और कपड़ा कचरे के बारे में बात करना चाहता था। क्या आप लोग जानते हैं कि औसतन एक व्यक्ति हर साल लगभग 70 पाउंड कपड़े फेंक देता है? ये तो पागलपन है, राहिल ने आखिरकार अपने फोन से नजरें उठाते हुए कहा। है ना? और इसका ज्यादातर हिस्सा कचरे के ढेर में ही जाता है। बेनेडिटा ने अपना फोन निकाला और अंगूठे से स्क्रॉल करने लगी। मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था कि सिंथेटिक कपड़े विघटित नहीं होते। वे लगभग 200 वर्षों तक वहीं पड़े रहते हैं और मिट्टी में रसायन छोड़ते रहते हैं। दान के लिए डिब्बे कहाँ हैं? एमी ने चश्मा नाक पर चढ़ाते हुए पूछा। मुझे लगा कि इससे मदद मिली। ऐसा होता तो है, लेकिन दान में मिले अधिकतर कपड़े अंततः कचरे में ही चले जाते हैं। उनकी गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि उन्हें दोबारा बेचा नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें या तो विदेशों में भेज दिया जाता है या फेंक दिया जाता है। सोफिया बीच में कूद पड़ी। उसकी आवाज में वह जोशीलापन था जो लोगों में तब आता है जब वे वास्तव में किसी चीज की परवाह करते हैं। असली समस्या यह है कि कपड़े कितने सस्ते हो गए हैं। लोग कपड़े खरीदते हैं, इंस्टाग्राम पर एक फोटो के लिए एक बार पहनते हैं और फिर फेंक देते हैं क्योंकि उनकी कीमत सिर्फ $10 होती है। अब उनमें कोई मूल्य नहीं रह गया है।
अपनी चीजों से कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। बिल्कुल सही, बेनेडिटा ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा। हमें मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। कम खरीदे लेकिन बेहतर खरीदे। उसके बाद बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी। उन्होंने किफायती खरीदारी के बारे में, कैंपस में कपड़ों की अदला बदली आयोजित करने के बारे में और उन ब्रांडों के बारे में बात की जो जैविक कपास और पुनर्नवीनीकृत पॉलिएस्टर जैसी टिकाऊ सामग्री का उपयोग करते हैं। सभी ने अपने विचार साझा की और एक दूसरे के विचारों को आगे बढ़ाया। मेई ने कपड़ों के कामगारों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया जो उसने देखी थी। एमी ने अपने कपड़े खुद ठीक करने के लिए सिलाई सीखने के बारे में बताया। लियाम ने बातचीत को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। किफायती खरीदारी और टिकाऊ कपड़ों के बारे में चर्चा पृष्ठभूमि के शोर में गुम हो गई। कभी कभी उसकी नजर सोफिया के स्तनों पर जाती थी, जिस तरह से हरे रंग का टैंक टॉप हर बार उसके इशारे पर कस जाता था ताकि वह पूरी तरह से खो न जाए। मुझे शायद ध्यान देना चाहिए, लेकिन धिक्कार है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। लियाम ने सोचा। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं। फिर राहेल आगे झुकी और भौहें चढ़ाते हुए बोली, लेकिन सामग्री के बारे में क्या? मैं अक्सर सुनती हूँ कि कपास पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या यह प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक कपड़ा सिंथेटिक कपड़े से खराब कैसे हो सकता है? सब लोग चुप हो गए। सोफिया की भौहें तन गईं। कपास में बहुत पानी लगता है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन मुझे सटीक मात्रा याद नहीं आ रही। जैसे ठीक कितना? सन्नाटा अजीब तरह से लंबा खींच गया। बेनेडिटा सोच में पड़ गई और अपने होंठ चबाने लगी। एमी ने सिर हिलाया। समय थम गया। कमरा एकदम शांत हो गया। सारा का हाथ बीच में ही रुक गया। एमी की कलम उसकी नोटबुक के ऊपर स्थिर लटकी रही, यहाँ तक कि हवा में तैरते धूल के कण भी अपनी जगह पर जम गए, मानो वे किसी बर्फीले पत्थर में फंस गए हों। लियाम ने इसे जल्दी से पढ़ा। यह तो वाकई बहुत सारी जानकारी है, लेकिन छोड़ो, देखते हैं कि मैं होशियार दिख पाता हूँ या नहीं। समय फिर से गति में आ गया। कपास बनाने में बहुत ज्यादा पानी लगता है, लियाम ने खामोशी को चीरते हुए कहा। एक टी शर्ट और एक जीन्स बनाने में 20,000 लीटर पानी लग जाता है। सभी पांचों लड़कियां उसकी ओर देखने लगी। उन्होंने आगे कहा, और इसमें बहुत सारे कीटनाशकों की भी जरूरत होती है। यह सबसे अधिक रासायनिक रूप से इस्तेमाल होने वाली फसलों में से एक है। इसका बहाव भूजल को दूषित करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देता है। राहेल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने इसे कहीं पढ़ा था। लियाम ने कंधे उचकाते हुए अपने लहजे को सहज रखा। यह संख्या मेरे दिमाग में बैठ गई क्योंकि यह अविश्वसनीय लग रही थी। एक पोशाक के लिए 20,000 लीटर, यह तो बहुत ही भयानक है, एमी ने कहा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह इतना बुरा होगा। सोफिया अब उसे घूर रही थी और उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। अब वह सिर्फ दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, बल्कि प्रभावित भी हो रही थी। उसके होंठ हल्के से खुले और उसने अपने काले बालों की एक लट कान के पीछे कर ली। बातचीत फिर से शुरू हो गई। हर कोई टिकाऊ विकल्पों के बारे में एक दूसरे से बात करने लगा। बांस का कपड़ा, भांग, पुनर्चक्रित सामग्री। उन्होंने सेकंड हैंड कपड़े खरीदने, उन्हें बदलने के बजाय उनकी मरम्मत करवाने और लाभ से अधिक नैतिकता को प्राथमिकता देने वाले स्थानीय ब्रांडों का समर्थन करने पर चर्चा की। बेनेडिटा ने अपने फोन पर नजर डाली और आह भरी। 9 बज चुके हैं। हम तय समय से बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन ये सब करने लायक था। रेचल ने अपने हाथ सिर के ऊपर फैलाते हुए कहा। आज रात अच्छी चर्चा हुई? अगले हफ्ते इसी समय? मेई ने अपनी नोटबुक समेटते हुए पूछा। हाँ, अगले मंगलवार को, बेनेडिटा ने पुष्टि की। बाकी लड़कियां अपना सामान, बैग, पानी की बोतलें, स्टिकर से भरी नोटबुक पैक करने लगी, लेकिन अभी तक कोई भी दरवाजे की ओर नहीं बढ़ा। वे कुर्सियों के पास इकट्ठा हो गए और बैठक के बारे में बातें करते रहे। सोफिया ने लियाम की ओर मुड़कर अपनी आवाज धीमी कर ली, जबकि बाकी लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उसने कहा, तुम्हें सच में जानकारी थी? यह आश्चर्यजनक था। आश्चर्यजनक रूप से अच्छा या आश्चर्यजनक रूप से बुरा? अच्छा। वह मुस्कुराई। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग कुछ भी योगदान नहीं देते। वे बस वहाँ बैठे रहते हैं और पुतलों की तरह सिर हिलाते रहते हैं। लियाम अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुक गया। क्या आमतौर पर इन बैठकों में बहुत सारे लोग आते हैं? सोफिया के चेहरे के भाव बदल गए, मानो उसमें कुछ संशय झलक रहा हो। कुछ हद तक, लेकिन अब नहीं। क्यों नहीं? वह हिचकिचाई और अपने निचले होंठ को चबाने लगी। फिर उसने आह भरी, क्योंकि उन्हें पर्यावरण संबंधी कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे बस मेरे स्तनों को घूरना चाहते थे और बाद में मेरा नंबर मांगना चाहते थे। 40 मिनट तक स्थिरता के प्रति चिंता जताने का नाटक करते, फिर अपनी चाल चलते। उसके सीने में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई तीर अपने निशाने पर लग गया हो। ओह, धिक्कार है, ये तो बहुत थकाने वाला लगता है, लियाम ने कहा। और सच कहूँ तो वह बस खुद को बेहद दोषी न दिखाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ऐसा ही है। सोफिया ने घबराहट भरे अंदाज में अपने कान के पीछे और बाल समेटे। तो जब आपको वास्तव में कुछ पता होता था और आप बातचीत में कुछ योगदान देते थे, बजाय इसके कि आप हर समय सिर्फ अपनी आंखों से मुझे घूरते रहे, तो यह अच्छा लगता था, वास्तविक सा लगता था। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे स्तनों को घूरने के लिए नहीं आया हूँ, लियाम ने कहा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में थोड़ी सी शरारत झलक रही थी। क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मैंने यह नहीं कहा कि मैं नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, बस इतना कहा कि यहाँ आने का यही एकमात्र कारण नहीं है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। ईमानदार। मुझे ऐसे लोग ज्यादा पसंद हैं जो दिखावा करते हैं कि उन्हें कुछ नजर नहीं आया। कभी खाना खाने चले? उसने अचानक पूछा। कैंपस के पास एक मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट है जहाँ लाजवाब फलाफेल मिलता है। मैंने आज तक का सबसे बढ़िया हुमस वहीं खाया है। समय थम गया। जोखिम भरा है, लेकिन व्यवस्था को यह सब पसंद है। उसने अपना फैसला कर लिया। समय पीछे की ओर लौट गया। तभी जब तुम वादा करो कि तुम भी उतने ही टाइट कपड़े पहनोगे जितने तुमने अब भी पहने हैं, लियाम ने कहा। सोफिया की भौहें तन गईं। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने सब कुछ पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। फिर उसके होठों पर धीरे से मुस्कान आ गई। तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, ये तो मानना पड़ेगा। वो थोड़ा और करीब आई।
उसकी आवाज धीमी हो गई। शायद मैं आऊं, शायद ना आऊं, ये जानने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। लियाम के होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैं वहां रहूंगा। अच्छा। उसने अपना फोन निकाला, एक नया आईफोन जिसका स्क्रीन प्रोटेक्टर टूटा हुआ था। मुझे अपना नंबर दो। उसने इसे सावधानी पूर्वक टाइप किया और वापस देते समय उनकी उंगलियां आपस में छू गईं। उसकी त्वचा गर्म थी। उसके सिर के ऊपर की संख्या अचानक बढ़ गई। मैं आपको डिटेल्स मैसेज कर दूंगी, सोफिया ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रखते हुए कहा। लियाम खड़ा हुआ और उसने अपना बैग कंधे पर टांग लिया। बाकी लड़कियां अभी भी दरवाजे के पास इकट्ठा थीं और उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही थी जिसे राहेल चाहती थी कि सब लोग देखें। जल्द मिलते हैं, सोफिया ने कहा। हाँ, जल्द ही। उसने अपने हाथों को जेब में रखकर चुंबक दरवाजे को धक्का दिया। रात की हवा में कदम रखा। उसका सामने वाला स्प्रे फैला हुआ था जो जगह जगह स्ट्रीट लाइट से जगमगा रहा था। वह कुछ मिनट तक चला और मन ही मन उससे बातचीत दोहराता रहा। यह विराम मजेदार था। उसकी जेब में रखा फोन बजने लगा। जरूर सोफिया ही होगी। उसने उसे आउट और स्क्रीन की जांच की। ताशा, क्या तुम जाग रहे हो? लानत है, उसने अपने मुंह से साक्षात्कार में ही कहा, इससे पहले कि वह उसे रोक पाता। जोर से नहीं, बस सहज रूप से। जैसे ही उसके मुंह से कुछ ऐसा पता चला जो उसका दिमाग अभी भी समझ रहा था। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसका नाम देखते ही मेरी छाती क्यों बंद हो जाती है, जैसे मैं कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया हूँ। वह अपना चेहरा रांचा अंगूठा कीबोर्ड पर प्रदर्शित कर रहा था। कुछ टाइप करने से पहले 3 बिंदु दिखाई देंगे। ताशा, मैं अभी घर के बाहर हूँ, बाहर आओ। उनका पेट अंदर तक हिल गया। ताशा का क्या? वह तेजी से टाइप करती थी। लियाम, अभी आसपास नहीं हूँ, पेटिल में ही हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने अपना फोन जेब में डाला और दौड़ना शुरू कर दिया। उसके स्नीकर्स लगातार ताल में सड़क पर पड़ रहे थे। जब वह पार्क स्थल से गुजरात जा रहा था तो स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही जा रही थी। उसका हर स्टॉप भरा हुआ था, मानो वह किसी अदृश्य घड़ी के विरुद्ध दौड़ रहा हो। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, ताशा यहाँ क्यों है? लगभग आधी रात को होले है और ताशा ने मुझे चेतावनी दी है कि नहीं। वह अपनी इमारत के कोने पर मुड़ा और धीरे धीरे रुक गया। वहाँ उसकी कार थी, काली होंडा सिविक, ठीक उसकी इमारत के सामने खड़ी थी। इंजन बंद था, हेडलाइट्स बुझी हुई थी और वहाँ ताशा था। ड्राइवर की तरफ वाले दरवाजे से टेक लगाए, बाहें मुड़े, एक झुके हुए दूसरे पर रुके, अपना वह सिर थोड़ा झुकाए खड़ा था और उसके पास जाकर देख रहा था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जिसमें वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वह अपने सिर के ऊपर तैर रही थी। 60। पिछली बार 30वां समय था। इस तरह की विशेषज्ञता से नहीं देखना। वह करीब से दिखाई दिया। उसके उपभोक्ता डामर पर घिसट रहे थे। ताशा हिली नहीं, बस अपनी उन गहरी आंखों से उसे पका रही। और धिक्कार है। ताशा ने काले रंग की टिट योगा पेंटिंग थी जो शरीर से दूसरी त्वचा की तरह चिपकी हुई थी और उसके साथियों से लेकर उसके नितंबों के सुडोल आकार तक हर शोभा को उसकी आदर्श झलक रही थी। सड़क की रोशनी में कपड़ा चमकीला और आकर्षक लग रहा था। उनका ब्लैक क्रॉप टॉप छोटा कट गया था जो उनकी नाभि से कुछ इंच ऊपर चला गया था और उनकी छाती पर बुरा हाल था। उनके स्टेटस टॉप में पूरी तरह से समाये हुए थे। गरिमामय कपड़ों से उनकी वैलिड वेल्थ से दिखाई दे रहे थे। वह ब्रा नहीं थी, बस रेस्तरां नंगी त्वचा और एक ऐसा शरीर जो हर किसी का ध्यान खींच ले। हे भगवान, ताशा इस तरह के कपड़े बागान यहाँ आई है, ताशा ने सहज स्वर में कहा, मानो रात के 12 बजे बिना सूचना के सामान्य बातें हो। लियाम कुछ कदम दूर रुक गया और घर से बाहर निकलने के लिए उसने अपने हाथ की जेब में डाल ली। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ताशा ने कंधे उचकाते हुए कार से बाहर कदम रखा। नींद नहीं आ रही थी, तुमसे मिलने की चाहत थी। कम से कम ताशा मेरी गली में रेमन की खोज के बारे में या किसी और बैंकर्स बैंक से झूठ तो नहीं बोल रही है। तुम पहले मैसेज कर सकते थे, उसने कहा। मैंने किया। ताशा ने अपना सिर झुकाया। तुम कहाँ थे? एक दोस्त से मुलाकात हुई थी, उसका अनोखा वृत्त चित्र खुला। लड़का है या लड़की? मैंने ये सब पहले भी होता देखा है। किसी भी लड़की को यह बताना कि आप किसी दूसरी लड़की के साथ हैं तो कभी अच्छा नतीजा नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि ताशा को इन सब बातों की परवाह है। लड़की स्प्रेड माहौल बदल गया। उसका जबड़ा कस गया और ताशा ने नजरें फेर ली, अपनी बाहों को अपनी छाती पर और कसकर बांध लिया। तो तुमने मुझे दूसरी लड़की के लिए बाहर इंतजार करने को छोड़ दिया, ताशा ने सपाट लेकिन तीखी आवाज में कहा। खैर, धिक्कार है। लगता है उसे परवाह है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ताशा अपनी कार की ओर मुड़ी और दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पता है क्या, मैं बस जा रही हूँ। यह सब बेवकूफी थी। समय थम गया, सब कुछ थम गया। ताशा का हाथ हैंडल पकड़ने के लिए बीच में ही रुक गया। बाहर से आती कार की हल्की सी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसे इस तरह जाने नहीं दे सकते, उसने अपना फैसला कर लिया। समय वापस आ गया। ताशा के दरवाजा खोलने से पहले ही लियाम ने तेजी से हरकत करते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। ताशा, रुको। ताशा ने उसकी कलाई पर रखे उसके हाथ को देखा, फिर उसकी ओर देखा। क्यों? क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मुझे परवाह नहीं की है क्या है। ताशा ने अपनी कलाई छुड़ा ली, लेकिन कार में नहीं बैठी, बस वहीं खड़ी रही। उसे घूरती रही। मैं तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करूं? क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी आवाज में झुंझलाहट झलक रही थी। तुम्हें सबूत चाहिए? ठीक है, मेरे साथ आओ। ताशा ने पलकें झपकाई। क्या? एक जगह है जहाँ मैं तब जाता हूँ जब मुझे अपना दिमाग साफ करना होता है, जब मुझे खुद से ईमानदार होना होता है। उसने इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर तुम तय कर लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। ताशा ने कुछ देर तक उसे निहारा। हाथ अभी भी बंधे हुए थे। कहाँ? छत। उसकी भौहें तन गईं। छत? हाँ, मुझे पता है यह अजीब लग रहा है, लेकिन बस मुझ पर भरोसा करो। 5 मिनट। अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम जा सकते हो। ताशा का जबड़ा ऐसे हिल रहा था मानो वह फैसला लेने के लिए बहुत सोच विचार कर रही हो। फिर ताशा ने आह भरी। ठीक है, 5 मिनट। वे इमारत के प्रवेश द्वार की ओर कंधे से कंधा मिलाकर चले। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा।
उनके बीच तनाव एक जीवित तार की तरह मंडरा रहा था, जो गूंज रहा था लेकिन चिंगारी नहीं बन रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही लियाम ने अपनी चाबियां निकाली। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने चाबी ताले में डाली। दरवाजा खुल गया और उसने उसके लिए दरवाजा थाम लिया। ताशा उसके पास से गुजरी, इतनी करीब कि उसे उसके इत्र की खुशबू महसूस हुई जो मीठी और गर्म थी। वे उसके अपार्टमेंट पर नहीं रुके, वह उसे सीधे हॉल के अंत में स्थित सीढ़ियों की ओर ले गया। ऊपर उसने धातु का दरवाजा खोलते हुए कहा। सीढ़ियों का रास्ता संकरा और धुंधला था, ऐसी जगह जहाँ पुरानी पेंट और धूल की गंध आ रही थी। ताशा बिना कुछ बोले आगे बढ़ती रही। हर कदम के साथ उसकी कमर हिल रही थी और योग पैंट हर हरकत के साथ उसके नितंबों से चिपकी हुई थी। कपड़ा कसकर खींच गया जिससे उसके गालों की गोलाई दिखाई दे रही थी। जिस तरह से ताशा कितनी खूबसूरत लग रही है। ताशा के उसे घूरते हुए देख लेने से पहले ही उसने जबरदस्ती अपनी नजरें ऊपर उठा ली। छत का दरवाजा सबसे ऊपर था। ताशा ने उसे धक्का देकर खोला और ठंडी ताजी और साफ हवा तुरंत उन पर लगी। नीचे शहर फैला हुआ था, अंधेरी सड़कों पर रोशनी टूटे हुए कांच की तरह बिखरी हुई थी। ताशा बजरी पर कदम रखती है और आज रात जब से उसने उसे देखा था तब से पहली बार उसके चेहरे पर नरमी आई। वाह, ताशा ने धीमी आवाज में कहा। लियाम जेब में हाथ डाले उनके पीछे पीछे चला। हाँ, यहाँ ऊपर बेहतर है, शांत है, यहाँ आप सच में सोच सकते हैं। ताशा किनारे तक चलकर गई और छत पर बनी नीची कंक्रीट की दीवार से टिक गई। उसने अपनी बाहें ऊपर रखी और शहर को देखने लगी। उसके कंधे थोड़े झुक गए, मानो उसके अंदर का कुछ तनाव कम हो रहा हो। आप यहाँ अक्सर आते हैं? ताशा ने पूछा। कभी कभी, जब मुझे कुछ चीजों को समझने की जरूरत होती है। कैसा? उसने कंधे उचकाते हुए कहा। जैसे कि मैं गलत समय पर गलत बात क्यों कह देता हूँ, या जब सच बोलना जरूरी हो तो मैं ईमानदार क्यों नहीं हो पाता। ताशा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ बदलाव आया। तो अब सच बताओ। उसने उसकी आंखों में देखा। जिस लड़की से मैं मिलने गया था वो स्कूल के एक कार्यक्रम के लिए था। पर्यावरण समूह की बैठक थी। कुछ नहीं हुआ, कुछ होने वाला भी नहीं है। तो फिर आपने सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं कह दी? क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हें परवाह होगी। ताशा अब पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ गई। उसकी बाहें अभी भी मुड़ी हुई थीं। हाँ, मुझे परवाह है। ताशा थोड़ी देर रुकी, फिर अपनी आवाज में थोड़ी जाहिर है मुझे परवाह है। ये शब्द मजाक में कहे गए थे, लेकिन इनके पीछे कुछ सच्चाई छिपी थी। मैंने देखा, लियाम ने धीमी आवाज में कहा। ताशा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुम बेवकूफ हो, जानते हो ना? हाँ, मुझे वह मिल रहा है। ताशा ने अपना सिर हिलाया, फिर नजारे की ओर मुड़ गई। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर ताशा ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। ताशा बैरियर पर चढ़ गई। ताशा शांत रहो, ताशा ने कंक्रीट के संकरे किनारे पर संतुलन बनाते हुए कहा। उसकी बाहें रस्सी पर चलने वाले की तरह फैली हुई थी और हवा ताशा के बालों को पीछे धकेल रही थी। मैं गिरने वाली नहीं हूँ, ताशा पागल है। यह 3 मंजिला ऊंचाई से गिरने जैसा है। नीचे बैठ जाओ, लियाम ने तनाव भरी आवाज में कहा। मैं ठीक हूँ। ताशा ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। आश्चर्यजनक सहजता से किनारे पर आगे बढ़ती गई। उसकी हंसी हल्की और लगभग बेफिक्र थी। देखा, एकदम ठीक हूँ। वह उसे देखता रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और अगर ताशा जरा भी लड़खड़ाती तो उसे पकड़ने के लिए उसके हाथ तैयार थे। ताशा एक पैर पर घूमी और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। फिर ताशा नाटकीय ढंग से आगे झुकी, अपनी बाहों को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए जैसे वह किनारे से गिरने ही वाली हो। वाह वाह, ताशा ने चिढ़ाते हुए कहा। समय थम गया। ताशा लड़खड़ाते हुए बीच में ही जम गई। उसका शरीर एक असंभव कोण पर झुका हुआ था। एक पैर कंक्रीट से ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ताशा उसके साथ खेल रही थी। ताशा चाहती है कि मैं उसे पकड़ लूं? ठीक है। उन्होंने अपना चयन कर लिया। समय बिल्कुल पीछे चला गया। लियाम ने आगे बढ़कर अपनी कमर पकड़ ली और उसे जोर से पीछे की ओर खींच लिया। उसका पूरा वैभव उस पर अंकित था और दोनों नीचे गिर गए थे। उसकी पीठ बजरी वाली छत से टकराई थी और वह उसके ऊपर थी। जमीन पर स्टूडियो ही ताशा जोर से हंस पड़ी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए, ताशा ने हाँफते हुए कहा, लेकिन सच्ची हंसी के साथ हंसते हुए कहा। तुम नाटक कर रहे थे। उन्होंने अन्ना बनने का नाटक करते हुए कहा। अभी भी उनकी सांस फूल रही थी। जाहिर है। ताशा अभी भी हंस रही थी। उसकी छाती उसके शरीर से बनी हुई थी। प्रोडक्ट्स टॉप के नीचे से उसके स्टड्स और भारी लग रहे थे। उसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और वह अपनी गर्दन पर अपनी सांस की गर्माहट महसूस कर सकती थी। तुम पागल हो, उसने कहा। शायद। उसकी हंसी फीकी पैडक और अचानक ताशा उसे अलग नजर से देखने लगी। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। वह अपनी पुतली की चमक को धूमिल रोशनी में देख सकती थी। तुम हमेशा इज्जत का इंतजार करते हो, है ना? ताशा ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम कभी भी अपनी पसंदीदा चीज यूं ही नहीं ले लेना। उनके बीच की हवा में बदलाव आया। समय फिर से उन्हें मिल गया। बकाया में जाए उसने चुना। समय पुनः आरंभ हुआ। आगे वह झुकती है और वह उसे देखती है। उसके छोटे कोमल और गर्म थे और बाकी पल के लिए ताशा टीएस से मास नहीं हुई। फिर ताशा ने भी उसे हिलाया। उसका हाथ उसके कंधे तक गया और उंगलियां उसकी कमीज में उलझ गईं। ये धीमा नहीं था, कोमल भी नहीं था। यह उस तरह का सासेस था जिसका स्वाद एड्रेनालाइन और गलत नमूने जैसा था। जब ताशा पीछे हटी तो उसके परस्पर विरोधी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। मूंछें खुली हुई थी, सांसारिक वस्तुएं थी। ताशा ने अपने पिशाचों को अन कहा, फिर धीरे धीरे और खतरनाक तरीकों से दिखाया। जानते हो अजीब बात क्या है? क्या? उसका हाथ अभी भी उसकी कमर पर था। वह अपने कंकाल को दांतों से कुचलता है, उसके दांतों को नष्ट कर देता है। मुझे बाहर निकलने के लिए मैं सहारा अभी भी सजा देना चाहता हूँ। मुझे अलगाव महसूस होता है जो मुझे सहने पर मजबूर करता है। उसने मुश्किल से इनकार करते हुए अपना गला सुखाया क्योंकि उनके बीच की हवा घुट गई थी। अब भी उसकी कमर पर टिकी थी। अंगूठा उसकी त्वचा पर फफड़ा रही थी। तुम ऐसा करने की योजना कैसे बना रहे हो? उसने धीमी और छोटी कर्कश आवाज में पूछा।
वह धीरे धीरे से मुस्कुराती हुई ऐसी ही मुस्कुराती हुई लग रही थी कि उसने पहले ही तय कर लिया है कि उससे क्या मिलेगा। उसका हाथ नीचे की ओर सरका, उंगलियां उसकी कलाई ऊपर की ओर उठी और फिर उसने उसकी हथेलियों को नीचे की ओर टांग दिया। मैं हथियार दिखाऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके राक्षस पर एक शैतानी मुस्कान थी जो किसी मुसीबत का संकेत दे रही थी। ताशा ने एक इशारे में अपनी बेल्ट खोली दी। सन्नाटे में उसकी आवाज बहुत तेज थी। लियाम का लिंग अचानक से बाहर निकला, जोरदार और धड़कता हुआ, और वह उसी डॉय मूसल के साथ मस्तिष्क के बल बैठ गया जैसे ही उसने अपने शरीर को अपने शरीर से लपेटा। ताशा की जीभ जब उसकी लिंग के किनारे पर घूमती रही और फिर नीचे की ओर जाने लगी तो लियाम जोर से कराह उठा। उसने जांच में ही अपनी कमर ऊपर की ओर उछालने लगा, उस प्यारे दोस्त का और अधिक आनंद लेने के लिए बेताब था। ताशा ने अपना सिर और तेजी से हिलाना शुरू कर दिया। हर बार उसे अंदर ले जाया गया और गहराई तक ले जाती रही जब तक कि उसकी नाक उसकी प्यूबिक हड्डी से दब नहीं गई और वह अपने गले की तंग जकड़न को चारों ओर से हिलाकर महसूस नहीं कर पाई। क्या वह इसमें बेहतर हुआ? ओह, धिक्कार है, बस ऐसे ही, लियाम ने कहते हुए कहा और ताशा के बालों में अपनी मुट्ठियां गड़ा। उसने जवाब दिया कि उसके शरीर के चारों ओर भारीपन है जिससे कोयले के कंकाल की हड्डी में आनंद की चिंगारियां दौड़ने लगी। लियाम का सिर पीछे की ओर झुका, उसकी सांसें अटक गईं। ओ, धिक्कार है, मैं नहीं चाहता कि यह एहसास कभी हो। उसने उसे कुछ समय पहले तक रोके रखा, उसके मसालों के चारों ओर होने की अनुभूति का आनंद लिया और अंत में उसे पीछे छोड़ दिया गया। ताशा ने अपने लिंग से उतरते ही हांफते हुए सांस ली। लार की चिप पतली धारें को अपने लाल हुए सिर से जोड़ रही थी। जब तक मैं न कहूँ हथियार आने की इजाजत नहीं है, उसने संकेत दिया कि उसे याददाश्त सहायक, और साथ ही अपने हाथ को उसके ठिकाने से सने लिंग पर ऊपर नीचे हिलाती रही। लियाम ने झुंझलाहट में अपनी आह को दबाया। मुझे पता है, लेकिन तुम इसे आसान नहीं बना रहे हो। उसने अपनी ओर देखा। यही तो बात है। उनका कॉन्स्टेंटाइन चला गया, मरोड़ता रहा और सहलाता रहा, जिससे उनका एंडकोश कसते चला गया। तुमने बहुत बुरा काम किया है। मुझे इस तरह से इंतजार करना पड़ता है कि करवाकर निकल जाए। मुझे लगता है कि स्टाफ को थोड़ी परेशानी सहना चाहिए क्या? इससे पहले कि वह और विरोध कर पाता, ताशा नीचे झुकी और उसने फिर से अपने शरीर से लिपटे कपड़े के लिए। इस बार उन्होंने अपनी लैंगिकता के प्रमुख हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया और लिंग के प्रेमी को जोर से चूमते हुए अपनी जीभ को नस के साथ साथ फेरा। मैं अपना आपा खो दूं। अगर वह ऐसे ही रहती है तो मैं रुक जाता हूँ। लियाम ने एक सिसकी भारी अपने कमरबंद से हिल रही थी क्योंकि वह अपने मुंह में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा को दबा रही थी। जब उसे लगा कि वह अब और ध्यान नहीं दे सकता है, तभी ताशा ने अपनी एक जीभ सी आवाज के साथ उसे छोड़ दिया। धिक्कार है, अब वह क्या करने की योजना बना रही है? वह रेंगते हुए अपने शरीर पर लटकी हुई थी, अपने स्तनों को उसके पेट और छाती पर खींचती थी, तब तक अधलेटी रही जब तक कि वह अपने कमर पर नहीं बैठ गई। उसके क्रॉप टॉप का सोलोमन फैब्रिक ऊपर चढ़ गया था, जिससे उसकी कमर की मलाई जैसी त्वचा और स्तनों के असेंबली पार्ट्स की सुडोल टॉप दिखाई दे रही थी। ताशा ने कहा, मुझे लगता है कि इन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वह नीचे झुकी और अपने मोटे निप्पल्स को अपने गालों पर रांगने के बाद उन्हें अपने अंगूठे पर मलने लगी। हे भगवान, मैंने इस तरह के स्तन सिर्फ पोर्न फिल्म में ही देखी है। लियाम ने अपने आधे जीवन में यह अध्ययन करते हुए लिखा था कि ब्रा के नीचे वे कैसी दुविधाएं थीं और महसूस होती थीं, और अब वे एक ठीक सामने थी। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, लियाम के होंठ अपने आप चलने लगे। उसने उसके एक निप्पल को अपने होठों के बीच पकड़ लिया और अपनी जीभ को उस संवेदनशील मांस पर तब तक घुमाया जब तक कि वह उसकी लार से चमकने न लगा। ताशा कराह उठी, अपनी नितंबों को उसके कठोर लिंग से रगड़ते हुए। जैसे ही उसने सिस्टम के आदेश का पालन किया, उसने उसके दूसरे निप्पल्स पर भी उतना ही ध्यान दिया, जबकि उसके प्रति उसका आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, वह हांफते हुए बोली, एक हाथ से उसका सिर थामे हुए जबकि दूसरे हाथ से वह उसके लिंग को सहला रही थी। तुम्हारा मुंह मेरे स्तनों पर बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी प्रेरणा से उत्साहित होकर लियाम ने अपनी उंगलियों से उसके निप्पल्स को सहलाते हुए और जोर से चूसना शुरू कर दिया। ताशा चीख पड़ी और अपनी पीठ को मोड़कर अपने स्तन को उसके मुंह में और अधिक धकेलने लगी। उसकी उत्तेजना की महक हवा में फैली हुई थी, जिससे उसकी हवस बेतहाशा बढ़ गई। अचानक ताशा पीछे हट गई और उठकर उसकी कमर पर बैठ गई। उसने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और एक उंगली उसके स्तनों के बीच की घाटी पर फिरा दी। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी सजा को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने का समय आ गया है, उसने धीमी और भारी आवाज में उम्मीद भरी बात कहते हुए कहा। उसने अपना क्रॉप टॉप ऊपर उठाया, जिससे उसके स्तन आजाद हो गए और हल्के से उछलने लगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्तनों को चूमो। लियाम जम गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। यह तो मेरी कल्पनाओं की दुनिया से निकला हुआ था और अब यह असल जिंदगी में हो रहा है। लियाम ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, उसके कानों में धड़कन तेज हो रही थी। सामने का दृश्य उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। ताशा के स्तन भरे हुए और भारी थे, जिन पर उभरे हुए गुलाबी निप्पल थे जो चूसे जाने के लिए तरस रहे थे। उसके स्तनों के मलाई जैसे मुलायम हिस्से पसीने की एक हल्की चमक से दमक रहे थे और वह अंदर ही अंदर उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सकता था। बिना किसी जवाब का इंतजार किए ताशा ने अपने स्तनों को उसके लिंग के चारों ओर लपेट लिया और तब तक दबाया जब तक कि उसका पूरा लिंग उसके कोमल मांसल टीलों के बीच गायब नहीं हो गया। वह आगे झुकी और अपने हाथों को उसकी छाती पर टिकाकर हिलने लगी। उसके स्तनों की गर्माहट ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। ऐसा अनुभव लियाम ने पहले कभी नहीं किया था। यह एक साथ कोमल और कसी हुई थी। चिकनी त्वचा उसके लिंग पर एक बेहद सुखद घर्षण पैदा कर रही थी। ओह, धिक्कार है। जैसे ही ताशा ने अपनी गति बढ़ाई और उत्साह से अपने स्तनों को उसके लिंग पर ऊपर नीचे रगड़ने लगी, वह जोर से कराह उठा। देखो, तुम्हारे लिंग के चारों ओर लिपटे मेरे स्तन कितने अच्छे लग रहे हैं।
ताशा ने धीरे से कहा और नीचे उस जगह की ओर देखा जहाँ वे जुड़े हुए थे। हर धक्के के साथ उसके स्तन अश्लील ढंग से हिल रहे थे। निप्पल उसके पेट को छू रहे थे। मुझे यकीन है कि तुम चाहते हो कि तुम बस उनमें समा जाओ और कभी बाहर न निकलो। लियाम केवल करा ही सका। वह संवेदनाओं में इतना खोया हुआ था कि वह स्पष्ट शब्द नहीं बोल पा रहा था। लियाम के हाथ खुरदुरे कंक्रीट पर रगड़ खा रहे थे। उसकी कमर सहज रूप से ऊपर उठ रही थी, लेकिन जब उसने नियंत्रण बनाए रखा तो वह रुक गई। त्वचा से त्वचा टकरा रही थी, गीली और बेजान। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शहर का शोर उनके चारों ओर गूंज रहा था। जैसे ही दबाव चरम पर पहुंचा, ताशा पीछे हट गई और अपनी एड़ियों पर टिक गई। उसका लिंग उसके पेट पर लटक गया, लार से लथपथ और उस जगह पर चमकदार लकीरों से ढका हुआ था जहां उसके स्तनों ने उसके लिंग के सिरे को छुआ था। क्या मैंने तुम्हें हटने को कहा था? ताशा ने शांत और तीखे स्वर में कहा। हाथ ऊपर करो अभी। लियाम ने आज्ञा का पालन किया और अपनी बाहों को ऊपर उठाकर छत के निचले किनारे को पकड़ लिया। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आगे झुकी और अपने स्तनों को उसके चारों ओर फिर से सटा लिया। यह हरकत सहज और सधी हुई थी, लेकिन इस बार उसने उन्हें एक साथ पकड़ने के लिए केवल एक हाथ का इस्तेमाल किया। दूसरी महिला नीचे झुककर उसके अंडकोशों को अपने हाथों में ले लिया और धीरे धीरे उन्हें अपनी हथेली में घुमाते हुए लंबे धीमे स्ट्रोक के साथ उसे स्तन से सहलाती रही। अतिरिक्त उत्तेजना के कारण लियाम को चक्कर आने लगे। उसके पेट की मांसपेशियां सिकुड़ गईं, क्योंकि वह स्खलन की इच्छा को रोकने की कोशिश कर रहा था। ताशा प्लीज, वह हांफते हुए बोला। उसकी आवाज जरूरत से भरी हुई थी। अगर तुम ऐसा करती रही तो मैं झड़ जाऊंगा। ताशा ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और उसके अंडकोश पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया। तो आओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे स्तनों पर अपना वीर्य गिरा दो। मैं तुम्हारे गर्म वीर्य को अपनी त्वचा पर महसूस करना चाहती हूँ। ताशा की आंखों में शरारत की चमक थी और वह लगातार अपने स्तनों को चूमती जा रही थी। मेरे लिए वीर्य निकालो लियाम, उसने मीठी आवाज में कहा। अपने गर्म वीर्य से मेरे स्तनों को रंग दो। मैं तुम्हें अपने अंदर भरते हुए तुम्हारी धड़कन और कंपन महसूस करना चाहती हूँ। लियाम सिसक उठा। चादर में उसकी उंगलियां उलझ गईं, क्योंकि वह अपने चरम सुख को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। प्लीज ताशा, मैं बस आने ही वाला हूँ। उसने उसकी विनती का जवाब एक शरारती मुस्कान से दिया। तो फिर संकोच मत करो, मेरे लिए सब कुछ छोड़ दो। मानो उन शब्दों ने ही उसे पर्याप्त अनुमति दे दी हो। लियाम ने महसूस किया कि उसके अंडकोश कस गए हैं और उसका लिंग उसके परिपूर्ण स्तनों के बीच फड़क रहा है। एक कर्कश चीख के साथ वह पहले से कहीं अधिक जोर से स्खलित हुआ। उसके लिंग के सिरे से गर्म वीर्य की धारें निकलकर ताशा की छाती पर फैल गईं। वह आनंद से कराह उठी और उसके चरम सुख के दौरान भी उसे सहलाती रही, जब तक कि उसने उसके थके हुए लिंग से आखिरी बूंद तक निचोड़ नहीं ली। जब वह आखिरकार समाप्त हो गया तो ताशा नीचे झुकी और उसे अपने मुंह में ले लिया। तब तक चाटती और चूसती रही जब तक कि वह पूरी तरह से साफ नहीं हो गया। लियाम विस्मय से देखता रहा। जैसे ही उसने वह सब कुछ निगल लिया जो उसने उसे दिया था, उसके अंदर गर्व और अधिकार की भावना उमड़ पड़ी। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना दंड काफी है, ताशा ने कहा और अंततः उसे अपने मुंह से छोड़ दिया। लियाम ने उसके सिर के ऊपर लगे डिस्प्ले पर नजर डाली। आम बात है, उसने बुदबुदाया। हालांकि अब वह यह नहीं कह सकता था कि उसे आश्चर्य हुआ था। तभी उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। जिन दिलों को वह अब तक अनदेखा कर रहा था, उनमें से एक अब पूरी तरह से चमक रहा था। यह तो नया है। उसकी जेब में फोन लगातार बज रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठा पाता, ताशा खड़ी हो गई और अपने सफेद क्रॉप टॉप को ठीक करते हुए अपने खुले हुए स्तनों को छुपाने लगी। मुझे अब जाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतनी जल्दी? लियाम ने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा। गाड़ी चलाने के लिए अभी काफी देर हो चुकी है, मुझे पता है। वह थोड़ी देर रुकी। उसका हाथ उसके बैग पर था। लेकिन मैं रात भर नहीं रुक सकती। हालांकि मैं सच में रुकना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा और अंत में उसकी आंखों में देखा। कुछ पल उनके बीच सन्नाटा छा गया। फिर उसने आह भरी। मुझे सच में जाना होगा। लियाम खड़ा हुआ और अपनी पैंट ठीक करते हुए बोला। कम से कम मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक तो छोड़ दूं। वे चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर गए। सीढ़ियों में केवल उनके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वे उसकी कार के पास पहुंचे तो वह मुड़ी। चेहरा लाल था, लेकिन आंखें स्थिर थीं। अधिकार का भाव अभी भी उसके साथ ऐसे चिपका हुआ था जैसे उसकी दूसरी त्वचा हो। अगली बार मुझे इतना इंतजार मत करवाना, उसने कहा। वह मुस्कुराया। अगर तुम्हें इंतजार कराने का यही नतीजा है तो शायद मुझे ऐसा अक्सर करना चाहिए। वह हंसी और कार में बैठने से पहले उसे हल्का सा धक्का दिया। उसने उसे जाते हुए देखा, फिर अपना फोन निकाला। उनकी स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर से नोटिफिकेशन आया। $10,000 जमा हुए। ये क्या बकवास है, उसने स्क्रीन को घूरते हुए बुदबुदाया। लियाम अपने बिस्तर के किनारे पर बैठा था, फोन को हाथ में कसकर पकड़े हुए स्क्रीन को घूर रहा था, मानो अगर वह ध्यान से देखे तो अचानक सब कुछ समझ में आ जाए। उनके खाते की शेष राशि $10,247.83 $10,000 बस वहीं पड़े हुए थे। असली पैसा जो कहीं नहीं जा रहा था। ये आखिर आया कहाँ से? ताशा के जाने की ठीक बाद कल रात उसे सूचना मिली थी। अज्ञात नंबर, $10,000 जमा हुए। कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई संदेश नहीं, कुछ भी नहीं। उसका अंगूठा बैंकिंग ऐप के लेन देन इतिहास पर रुका हुआ था। जमा राशि स्थानांतरण बाहरी स्रोत के रूप में दर्ज थी। बस इतना ही। कोई नाम नहीं, कोई संदर्भ संख्या नहीं जिसे वह ट्रैक कर सके। क्या सिस्टम ने ऐसा किया? यह विचार मन में आते ही बेतुका लगा, पर और क्या समझ में आता? ताशा के सिर के ऊपर चमकता हुआ वह दिल कल रात छत पर भर गया था। 3 बंद दिलों में से एक अब खुल गया था और फिर अचानक उसके खाते में $10,000 आ गए। सिस्टम, उसने खाली कमरे से कहा। उस भरे हुए दिल का क्या मतलब है? वही जो कल रात खुला था। उनकी दृष्टि में तुरंत ही पाठ प्रकट हुआ। चमकते हुए अक्षर हवा में लटक रहे थे। उसका पेट मरोड़ उठा। समर्पित कैसे और पैसे? उसने पूछा। क्या तुमने मुझे $10,000 भेजे थे? उसके कंधे झुक गए। उसने राहत की सांस ली, जो उसे पता ही नहीं था कि वह रोके हुए था।
पैसा असली है। मैं पागल नहीं हो रहा हूँ। तो हर बार जब मैं किसी दिल को अनलॉक करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं। वह सीधा होकर बैठ गया। रुको, बढ़ता है तो हर बार राशि एक जैसी नहीं होती। लियाम ने मैसेज को घूर कर देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं बस यही करता रहूं, दिलों को अनलॉक करता रहूं और पैसे कमाता रहूं? पूर्ण निष्ठा, अटूट समर्पण, यही व्यवस्था पेश कर रही है। यह तो सरासर पागलपन है। उसने अपना सिर हिलाया। हर लड़की के लिए 3 दिल और हर बार एक दिल अनलॉक करने पर रकम बढ़ती जाती थी। मैं अपने स्टूडेंट लोन चुका सकती हूँ, माँ के मेडिकल बिलों में मदद कर सकती हूँ। भगवान जानता है कि उन्हें इसकी जरूरत है, भले ही वह मुझे कभी भी सही रकम न बताती हो। शायद एक कार भी खरीद लूं ताकि मुझे हर जगह पैदल न चलना पड़े या केल्विन पर निर्भर न रहना पड़े। सोफिया 93 वर्ष की थी। मिस केली 70 वर्ष की थी। अगर मैं बस उनके साथ आगे बढ़ती रहूं तो और भी दिलों को जीत सकती हूँ। उसके हाथ में फोन बज उठा, जिससे उसके विचारों में खलल पड़ा। स्क्रीन रोशन हो गई। नया संदेश। अज्ञात लियाम, मैं क्लारा हूँ। तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। उन्हें फोर्थ स्ट्रीट स्थित मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया है। मैं अभी उनके साथ हूँ। कृपया आ जाओ। पहले तो शब्द आपस में धुंधले हो गए। उसने पलकें झपकाई और उन्हें दोबारा पढ़ा। उसका पेट नीचे धंस गया। स्ट्रॉन्ग थी। वाह, ये नाइंसाफी है। स्कूल क्वीन बहुत ठंडी है। वो आमतौर पर किसी भी लड़के के साथ बातचीत करते हुए नहीं देखी गई है। जैसे ही दत्त, तेरे की घबराहट पूरी तरह हावी होने से पहले ही वह हिलने डुलने लगा था। उसने अपनी डेस्क कुर्सी के पीछे से टी-शर्ट खींची और उसे सिर के ऊपर से उतारते हुए लड़खड़ाते हुए फर्श पर पड़ी। अपनी जीन्स की ओर बढ़ा। उसने अपने पैरों को जबरदस्ती अंदर धकेला और एक पैर पर उछलते हुए उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश में लगभग लड़खड़ा गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने काउंटर से अपने अपार्टमेंट की चाबियां उठाई। छोटी सी पीतल की चाबी एक सादे काले चाबी के गुच्छे से जुड़ी हुई थी। बटुआ, फोन। वह दरवाजे से बाहर भागा और 2-2 सीढ़ियां चढ़ता हुआ सड़क पर पहुंच गया। 3 ब्लॉक की दूरी पर एक बस स्टॉप था। लियाम पूरी दूरी दौड़ कर आया। ढकी हुई बेंच तक पहुंचते पहुंचते उसके फेफड़े बुरी तरह जल रहे थे। उसने खंबे पर लगे समय सारणी को देखा। अगली बस 4 मिनट में आने वाली थी। 4 मिनट, चलो। वह इधर उधर टहल रहा था और उसने अपना फोन निकाला। कोई नया संदेश नहीं था। उसने समय देखा, सुबह 9:47। उसने क्लारा का संदेश फिर से खोला और तीसरी बार पढ़ा, मानो शब्द बदल गए हों। जब आखिरकार बस आकर रुकी और दरवाजे सरसराहट के साथ खुले तो वह लगभग कूदकर अंदर चला गया। फोर्थ एंड मेमोरियल, उसने ड्राइवर से कहा और अपना कार्ड स्वाइप किया। ट्रैफिक के साथ 40 मिनट लगेंगे। ड्राइवर ने बिना ऊपर देखे कहा। 40 मिनट, माँ अस्पताल में है और वहाँ पहुँचने में 40 मिनट लगेंगे। लियाम पीछे की सीट पर बैठ गया। बस के फुटपाथ से निकलते ही उसका पैर उछलने लगा। बस का रास्ता शहर के बीचों बीच से होकर गुजरता था और हर कुछ ब्लॉक पर रुककर लोगों को उतरने चढ़ने दिया जाता था। हर पड़ाव पर रुकना बहुत लंबा और उबाऊ लगता था। उसने अपना फोन चेक किया। अभी भी कोई नया मैसेज नहीं था। उसने अपना बैंकिंग ऐप खोला, बंद किया। फिर क्लारा का मैसेज दोबारा चेक किया। उसका अंगूठा उसके नाम पर रुका रहा। उसके हाथ में फोन बज उठा। स्क्रीन पर केल्विन का नाम दिखाई दिया। लियाम उसे घूरता रहा। कॉल 1 बार बजा, 2 बार, 3 बार। वह जवाब नहीं दे सका। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ एक ही समय में बहुत तेज और बहुत धीमा चल रहा है। कॉल वॉइसमेल पर चली गई। हर लाल बत्ती पर उसका जबड़ा और कसता जा रहा था। बस चालक ने वैसे ही मोड़ लिया जैसे वह पूरे दिन लेता आ रहा था। आगे बैठी एक बूढ़ी औरत अपने शॉपिंग बैग के साथ जूझती हुई अपने स्टॉप पर उतरने में बहुत देर लगा रही थी। वह खिड़की से बाहर देखता रहा, इमारतों को धुंधली होती हुई देखता रहा। उसका फोन उसकी गोद में पड़ा था और वह उसे बार बार उठाता, समय देखता, संदेश देखता, फिर रख देता और 30 सेकंड बाद फिर उठा लेता। बस आखिरकार अस्पताल के स्टॉप पर आकर रुक गई। दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले लियाम बाहर निकल गया और पार्किंग स्थल को पार करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार की ओर दौड़ने लगा। स्वचालित दरवाजे खुलते ही उसे तुरंत एक अजीब सी गंध महसूस हुई, कीटाणुनाशक और उसके नीचे कुछ ऐसा रसायन जिसकी वजह से उसका जी मिचला गया। फ्लोरोसेंट लाइटें बहुत तेज थीं, जिससे सब कुछ चकाचौंध भरी सफेद रोशनी में नहाया हुआ लग रहा था। उसने लॉबी का जायजा लिया। उसकी निगाहें चेहरों पर घूमती रहीं जब तक कि उसकी नजर नर्स स्टेशन के पास सुनहरे बालों वाली एक लड़की पर नहीं पड़ी। क्लारा। वह मुड़ी और उसका पूरा शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में पानी भर आया। वह तेजी से उनके बीच की दूरी तय करके उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। लियाम, भगवान का शुक्र है, उसने अनायास ही अपनी बाहों में उसे भर लिया। उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था, ठोस और गर्म। वह कहाँ है? उसने थोड़ा पीछे हटते हुए पूछा। क्लारा के सुनहरे बाल उसकी याद से छोटे कटे हुए थे, एक साफ सुथरा बॉब कट जो उसके जबड़े के ठीक नीचे खत्म होता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे और मस्कारा गालों पर पतली काली धारियों में फैल गया था। उसने फिटिंग वाला ग्रे स्वेटर और डार्क जीन्स पहनी थी जो कैजुअल लेकिन साफ सुथरी लग रही थी। कमरा नंबर 314, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। मैं आज सुबह करीब 8 बजे उसे मिलने गई थी, तुम्हें पता है, उसे यह बताने के लिए कि मैं जल्द ही स्कूल के लिए निकल रही हूँ। जब मैं वहाँ पहुंची वह रुक गई और उसने मुश्किल से अपनी बात कही। उसके हाथ आपस में गूंथ गए। वह फर्श पर पड़ी थी, हिल नहीं रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह सांस ले रही है या नहीं। मुझे लगा कि वह मर चुकी है। लियाम, उसकी छाती कस गई। तुमने 911 पर कॉल करके बिल्कुल सही काम किया। वे लोग जल्दी पहुंच गए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे मिलने से पहले वह कितनी देर तक नीचे पड़ी रही। अगर मैं बाद में आती तो क्या होता? अगर मैंने आज आने का फैसला ही न किया होता तो क्या होता? क्लारा की आवाज पूरी तरह से भर्रा गई और उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। क्लारा के अपनी बात पूरी करने से पहले ही एक सफेद कोट पहने महिला वहाँ आ गई। लगभग 40 वर्ष की, काले बाल कसकर पीछे बंधे हुए और ऐसा चेहरा जो यह दर्शाता था कि उसने इतना कुछ देख लिया है कि शब्दों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
लियाम कार्टर, हाँ वो मैं ही हूँ। मैं डॉक्टर पटेल हूँ। हमें आपकी माँ की हालत के बारे में बात करनी है। उन्होंने बगल में बने एक छोटे से परामर्श कक्ष की ओर इशारा किया। इधर आइए। लियाम के पैर भारी महसूस हो रहे थे जब वह उनके पीछे पीछे चल रहा था। क्लारा उसके करीब ही रही। उसकी मौजूदगी ही उसे पूरी तरह से होश खोने से बचा रही थी। डॉक्टर पटेल ने दरवाजा बंद किया और बिना समय बर्बाद किए बोले, आपकी माँ की हालत गंभीर है। जांच से पता चलता है कि उनके हृदय संबंधी स्वास्थ्य में काफी गिरावट आई है। अगर आपकी सहेली ने उन्हें समय रहते न पाया होता तो आज हमारी बातचीत बिल्कुल अलग होती। लियाम का गला सूख गया। क्या वह ठीक हो जाएगी? उसे सर्जरी की जरूरत है, वाल्व बदलने की। इस समय यह जरूरी है। इसके बिना आज सुबह जैसी घटना दोबारा होने पर उसकी जान जा सकती है। ये शब्द उसे पेट में मुक्के की तरह लगे। कमरा थोड़ा सा हिल गया। कितने? उसकी आवाज उम्मीद से कहीं धीमी निकली। सर्जरी और रिकवरी की कुल लागत लगभग $2,50,000 है। 2.5 लाख उसके पास 10 थे। 10,000 जो 1 घंटे पहले लॉटरी जीतने जैसा लग रहा था। अब तो ये जेब खर्च के बराबर है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। डॉ पटेल ने तुरंत कहा, हम भुगतान योजना बना सकते हैं। यदि आप कम से कम $5,000 का डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो हम तुरंत सर्जरी शुरू कर सकते हैं। बाकी की राशि अस्पताल द्वारा किश्तों में दी जा सकती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका फोन बज उठा। छोटे से कमरे में कंपन की आवाज बहुत तेज थी। स्क्रीन पर केल्विन का नाम चमक उठा। मुझे ये लेना ही होगा, लियाम ने गलियारे में कदम रखते हुए बुदबुदाया। जवाब देते समय उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ यार, तुम कहाँ हो? केल्विन की आवाज तेज सुनाई दी। मिस केली ने अभी मुझसे पूछा कि तुम क्लास में क्यों नहीं थे। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव है। यार क्या चल रहा है? क्या तुम हमारी टीचर के साथ कुछ कर रहे हो? मैं अस्पताल में हूँ। ये शब्द टूटे हुए स्वर में निकले। मेरी माँ बेहोश हो गई है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है। मौन। क्या बेकार है? क्या वह ठीक हो जाएगी? डॉक्टर का कहना है कि उसे सर्जरी की जरूरत है वरना उसकी मौत हो जाएगी। वह और कुछ नहीं बोल पाया। उसका गला पूरी तरह से बंद हो गया। यह कितने का है? केल्विन ने धीमी आवाज में पूछा। 250,000। इस बार अधिक देर तक सन्नाटा छाया रहा। ये तो धिक्कार है, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। हाँ, लियाम दीवार से टिक गया और आंखें कसकर बंद कर ली। मुझे पता है। सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। डॉक्टर फिर से आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। कुछ भी। यार, कॉल समाप्त हो गई। डॉ पटेल धैर्यवान लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ गलियारे में वापस चली गई। श्री कार्टर, मुझे आपके फैसले की जरूरत है। हम जितनी जल्दी ऑपरेशन करेंगे उसके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। मेरे खाते में 10,000 रुपए पड़े हैं। काफी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर है। उन्होंने कहा, मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा। सर्जरी शुरू करवा दीजिए, बाकी का इंतजाम मैं किसी तरह कर लूंगा। डॉ पटेल ने सिर हिलाया। भुगतान दूसरी मंजिल पर स्थित बिलिंग कार्यालय में किया जा सकता है। भुगतान पूरा होते ही हम तुरंत उनका अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। उसके हिलने से पहले ही उसका फोन फिर बज उठा। बैंक अलर्ट। केल्विन मोनरो द्वारा $1 लाख जमा किए गए लियाम नोटिफिकेशन को घूर रहा था। उसकी नजर किनारों से धुंधली हो गई। उसके हाथ और तेजी से कांपने लगे और उसे इसे 3 बार और पढ़ना पड़ा। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि यह सच है। $1 लाख। केल्विन ने बिना कोई सवाल पूछे ही मुझे $1 लाख भेज दिए। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर उसने अपने मैसेज खोले। लियाम, अरे यार, बहुत बहुत धन्यवाद। केल्विन, चिंता मत करो यार, अपनी माँ का ख्याल रखो। दरअसल लियाम ने अब स्थिर स्वर में कहा, मैं न्यूनतम राशि से अधिक भुगतान कर सकता हूँ। मुझे अभी इसका भुगतान करने दीजिए। क्लारा बिलिंग ऑफिस तक उनके पीछे गई। भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार किया और बिना कुछ बोले उनके साथ सर्जिकल विंग तक वापस आ गई। अब वे सर्जरी कक्ष के बाहर प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठे थे। डॉक्टर पटेल ने कहा था कि इसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। वह ठीक हो जाएगी, क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। वे 20 मिनट से चुपचाप बैठे थे। क्लारा लगातार अपने फोन से खेल रही थी। बिना कुछ देखे ही उसमें स्क्रॉल कर रही थी। किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करो, कुछ भी करो जिससे ऑपरेशन रूम में जो हो रहा है उसके बारे में सोचना बंद हो जाए। तभी उसने गौर किया कि हाई स्कूल के बाद से क्लारा में वाकई बहुत बदलाव आ गया था। जब वह अपनी सीट पर थोड़ी हिली तो उसका ग्रे स्वेटर उसकी छाती पर खींच गया और उन उभारों से चिपक गया जिन्हें वह पहले बिल्कुल नहीं देख पाया था। कपड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ गया था जिससे उसकी कमर पर हल्की त्वचा की एक पट्टी दिखाई दे रही थी। उसकी गहरे रंग की जीन्स उसकी जांघों से चिपकी हुई थी और जब उसने एक पैर दूसरे के ऊपर रखा तो उसने खुद को उस हरकत का पीछा करते हुए पाया। तब वह ऐसी नहीं दिखती थी। आखिर यह सब कब हुआ? उसके सिर के ऊपर एक संख्या चमक रही थी। धन्यवाद, उसने अपनी निगाहें वापस उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहा। एम्बुलेंस बुलाने के लिए, वहीं रुकने के लिए। आपने उसकी जान बचाई। क्लारा ने अपना सिर हिलाया जिससे उसके सुनहरे बाल हल्के से लहराए। मैंने अभी 911 पर कॉल किया। सर्जरी का खर्च तुमने ही उठाया था। तुमने ही उसकी जान बचाई। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सच्ची। मैंने हमेशा तुम्हें कूल समझा है लियाम, लेकिन ये तो कुछ और ही है। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। उसने अपने निचले होंठ को काटा, फिर अपने हाथों की ओर देखा। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो उसके चेहरे के भाव पहले से कहीं अधिक कोमल और खुले हुए थे, जिससे उसके लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया। मुझे खुशी है कि मैं वहां थी, क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। मेरा मतलब है, काश ऐसा हुआ ही ना होता, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सकी। लियाम ने सिर हिलाया। उसे खुद पर भरोसा नहीं था कि वह कुछ ऐसा कह पाएगा जो मूर्खतापूर्ण न लगे। उसके बाद वे चुपचाप बैठे रहे। केवल फ्लोरोसेंट लाइटों की हल्की आवाज और अस्पताल के इंटरकॉम पर कभी कभार सुनाई देने वाली सूचना ही सुनाई दे रही थी। क्लारा उसके करीब ही बैठी रही। उसका कंधा बस हल्का सा उसे छू रहा था और दोनों में से कोई भी एक दूसरे से दूर नहीं हटा। उसने गहरी सांस ली, अपना मुंह खोला। लियाम कार्टर, प्रतीक्षा कक्ष के दूसरी ओर से एक नर्स ने हाथ में क्लिपबोर्ड लिए हुए आवाज लगाई। हाँ, वो मैं ही हूँ।
क्लारा के बगल में बैठे तनाव से छुटकारा पाकर लियाम को राहत मिली और वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसके हाथ अजीब तरह से बगल में लटके रहे, फिर उसने उन्हें अपनी जेबों में डाल लिया। नर्स हाथ में क्लिपबोर्ड लिए हुए पास आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम पेशेवर, ऐसा चेहरा जिसने अच्छी और बुरी दोनों खबरें इतनी बार सुनाई हो कि अब उसमें कोई भाव नहीं दिखता। श्रीमान कार्टर, मुझे आपकी माँ के बारे में एक अपडेट मिली है। उसका पेट में अजीब सी अब भारत में चीनी बेचने चल हुई। क्या वह सर्जरी सफल रही? नर्स ने कहा और उन 4 शब्दों ने उसके घुटने कांपने पर मजबूर कर दिए। डो पटेल ने बिना किसी जटिलता के वाल्व प्रतिस्थापन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। आपकी माँ की हालत स्थिर है और फिलहाल वे स्वास्थ्य लाभ में है। उसकी सांसें रुक सी गईं। भगवान का शुक्र है, उसके पीछे खड़ी क्लारा ने राहत भरी आवाज में धीरे से कहा। ओह, भगवान का शुक्र है। उन्हें 1 घंटे के भीतर एक निजी कमरे में ले जाया जाएगा, नर्स ने आगे कहा। वे अभी भी बेहोशी की हालत में है, इसलिए उन्हें पूरी तरह होश में आने में 1-2 घंटे और लगेंगे। उनके होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकेंगे। धन्यवाद, लियाम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। नर्स के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। आपने उसे समय पर यहाँ पहुँचा दिया, इसी से सब कुछ संभव हो पाया। फिर उनके चेहरे पर पेशेवर भाव लौट आए। अब हमें कुछ प्रशासनिक काम निपटाने हैं। बीमा दावे की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी होने के लिए हमें आपके घर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज चाहिए। आपका मेडिकल इतिहास, पिछले इलाज के रिकॉर्ड और कोई भी अतिरिक्त बीमा कार्ड। इनके बिना दावे में काफी देरी हो सकती है। लियाम ने सिर हिलाया। मैं उन्हें ला सकता हूँ। वापस आने पर इन्हें दूसरी मंजिल पर स्थित बिलिंग कार्यालय में ले आइएगा। तब तक आपकी माँ जाग चुकी होंगी और आगंतुकों से मिलने के लिए तैयार होंगी। नर्स ने अपने क्लिपबोर्ड पर नोट किया। दस्तावेज उनके अन्य चिकित्सा अभिलेखों के साथ होने चाहिए। अधिकांश मरीज इन्हें एक साथ ही रखते हैं। हाँ, मेरी माँ ने सब कुछ एक फोल्डर में रखा हुआ है। मुझे पता है कि वह कहाँ है। अच्छा। नर्स ने अपना पेन कान के पीछे दबा लिया। आराम से समय लीजिए। उसकी हालत स्थिर है और वह अच्छे हाथों में है। वह चली गई, उसे वहीं खड़ा छोड़कर जो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। वह क्लारा की ओर मुड़ा, यह बताने के लिए तैयार था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वह पहले ही खड़ी हो चुकी थी। चलो, क्लारा ने आगे बढ़ते हुए कहा। चलिए जाकर वो चीजें लाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है। उसने बिना पूछे ही उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी हथेली पर लिपट गईं, गर्म और मजबूत। फिर वह उसे बाहर निकलने की ओर खींचने लगी। समय थम गया, सब कुछ थम गया। स्वचालित दरवाजे आधे खुले ही अटक गए, बीच में ही रुक गए। उनके पास से गुजर रहा एक डॉक्टर वहीं जम गया। उसका एक पैर हवा में लटका रह गया। ऊपर लगी फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमाना बंद हो गईं। यहाँ तक कि नर्स स्टेशन से आ रही हल्की बीप की आवाज भी पूरी तरह से बंद हो गई। मौन। लियाम अपने सामने लटके हुए चमकते हुए अक्षरों को घूर रहा था। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की। वह सचमुच रुककर सोचने लगा। उसने मेरी माँ की जान बचाई। उसने उन्हें फर्श पर पड़ा पाया, 911 पर कॉल किया, अस्पताल में उनके साथ रही। उसे इनमें से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी निगाहें क्लारा के जमे हुए चेहरे पर टिक गईं। हरी आंखें उसकी आंखों में टकटकी लगाए देख रही थीं। सुनहरे बाल अस्पताल की तेज रोशनी में चमक रहे थे। उसके गालों पर अब भी हल्की सी लाली छाई हुई थी और अब सिस्टम चाहता था कि वह इसका इस्तेमाल करे। उसने पैसों के बारे में सोचा। एक दिल से $10,000। सिस्टम ने बताया कि हर अनलॉक के साथ यह रकम बढ़ती जाती है। केल्विन की बदौलत माँ की सर्जरी का खर्च फिलहाल कवर हो गया है, लेकिन मेरे सिर पर अभी भी $1,40,000 का बोझ है। रिकवरी का खर्च, दवाइयाँ। अगर मैं और लोगों के दिलों को बचा सकूं तो। उसका दिमाग फिर से इसकी कार्यप्रणाली पर केंद्रित हो गया कि यह सब वास्तव में कैसे काम करता है। तो आखिर दिल को क्या चीज खोलती है? यह निश्चित रूप से सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। ताशा के साथ उसका दिल तब नहीं खुला जब हमने सेक्स किया, यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार उसके अंदर वीर्य डाला तब भी नहीं। यह तो उसके बाद ही खुला। उसने अपने दिमाग में उस घटनाक्रम को दोहराया। छत। ताशा घुटनों के बल बैठी थी, उसे अपने मुंह में ले रही थी, और जब वह समाप्त हुआ, जब उसने दूसरी बार उसके मुंह में वीर्यपात किया, तभी उसके दिल में हलचल हुई। तो यह सेक्स नहीं था, यह उसके मुंह के अंदर वीर्य स्खलन था। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यह मुखमैथुन ही होना चाहिए, या ये 2 बार स्खलन करने के बारे में है? क्योंकि अगर ऐसा है तो क्या तरीका मायने रखता है, या क्या यह तब भी लागू होता है जब ये किसी अलग जगह पर होता है? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसे इस पैटर्न को समझना था, यह पता लगाना था कि वास्तव में अनलॉक किस वजह से हुआ। उसने एक बार फिर क्लारा की ओर देखा। उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी। अगर यही नियम है तो मुझे यहाँ भी वही करना होगा। 2 बार खत्म करना होगा। देखना होगा कि पैटर्न सही रहता है या नहीं। देखना होगा कि क्या वाकई इसी से दिल खुलते हैं। उसने अपना फैसला कर लिया। उन्होंने विकल्प 2 का चयन किया। समय फिर से गति में आ गया। चलो चलते हैं, लियाम ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सरलता से कहा। क्लारा का पूरा चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसे स्वचालित दरवाजों से होते हुए दोपहर की धूप में आगे खींच लिया। उनके सामने पार्किंग स्थल दूर दूर तक फैला हुआ था, जहाँ कारों की कतारें गर्मी से तप रही थी। क्लारा उसे पीछे वाले हिस्से की ओर ले गई, जहाँ एक काली फोर्ड कार इंतजार कर रही थी। क्लारा ने अपनी चाबी घुमाई और फोर्ड की बत्तियां 2 बार झपकी। अंदर आ जाओ। वह यात्री सीट पर बैठ गया। अंदर वेनिला और किसी फूल जैसी खुशबू आ रही थी। एकदम साफ सुथरा, कोई अव्यवस्था नहीं। क्लारा ने इंजन स्टार्ट किया और पार्किंग से गाड़ी निकाली। उसकी हरकतें सहज और नियंत्रित थी। दोनों के बोलने से पहले ही वे सड़क पर पहुंच गए थे। मुझे बहुत खुशी है कि वह ठीक है, क्लारा ने सड़क पर नजरें गड़ाई, धीरे से कहा। हाँ, मैं भी। लियाम ने अपना सिर सीट पर टिका दिया। रुकने के लिए धन्यवाद। आपको रुकने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल मैंने किया।
उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छी रही है। मैं अब भी कभी कभी उनसे मिलने जाती हूँ, तुम्हें पता है, बस हालचाल पूछने के लिए, यह देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। आप कर, हाँ, लगभग हर 2 हफ्ते में। क्लारा की आवाज नरम पड़ गई। तुम्हारे कोलाज जाने के बाद मैं नहीं चाहती थी कि उसे अकेलापन महसूस हो, इसलिए मैंने उसे मिलना शुरू कर दिया। तुम्हारे बिना यहाँ मिलना उतना अच्छा नहीं लगता। हम चाय पीते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। वो हमेशा स्कूल और मेरे पापा के काम के बारे में पूछती है। और उसकी बात अधूरी रह गई। उसके गालों पर हल्की गुलाबी रंगत आ गई और हमने तुम्हारे बारे में भी बात की। उसके सिर के ऊपर चमकते अक्षरों में संख्याएं दिखाई देने लगी। फिर उनकी आंखों के सामने और अधिक जानकारी प्रदर्शित होने लगी। अरे यार, अब समझ आया। तो वह इस पूरे समय मेरी माँ से मिलने आती रही है, उनका हालचाल पूछती रही है, यह सुनिश्चित करती रही है कि वह अकेली न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने कहा। सच में मुझे पता ही नहीं था कि आप ऐसा कर रहे हैं। क्लारा ने कंधे उचकाते हुए अपनी नजरें सामने रखी। कुछ नहीं, मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। वह हल्की सी मुस्कुराई और उसके गालों का गुलाबी रंग और गहरा हो गया। उसके बाद वे आराम से खामोशी में गाड़ी चलाते रहे। उनके बीच की जगह में डामर पर टायरों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। जब वह नहीं देख रही थी तब लियाम ने खुद को उसे निहारते हुए पाया। हाई स्कूल के बाद से वह बदल गई थी, न केवल शारीरिक रूप से, हालांकि यह स्पष्ट था। अब उसने एक फिटिंग वाली ग्रे स्वेटर पहनी थी जो उसके शरीर से इस तरह चिपकी हुई थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कपड़ा उसकी छाती पर कसकर खींचा हुआ था, जिससे उसके शरीर की हर उभार साफ दिख रही थी। उसकी डार्क जीन्स उसकी जांघों और कूल्हों पर एकदम फिट बैठ रही थी। क्लारा ने अपना गला साफ किया। मैं दरअसल आज सुबह तुम्हारी माँ को कुछ बताने आई थी। हाँ, मैंने पिछले हफ्ते आपके स्कूल में दाखिला लिया है। उसने यह बात सहजता से कही, लेकिन उसके गाल फिर से गुलाबी हो गए। मुझे लगा कि अगर मैं अचानक कहीं से प्रकट हो जाऊं तो यह अजीब लग सकता है। लियाम ने पलकें झपकाई। अब तुम मेरे स्कूल में आ रहे हो, मैं सोमवार से शुरू कर रही हूँ। उसने अपने निचले होंठ को दबाया। मैं तुम्हें इसके बारे में मैसेज करने वाली थी, लेकिन फिर खैर, आज सुबह जो हुआ वो हो गया। समय थम गया। उसने अपना फैसला कर लिया। समय पुनः शुरू हुआ। तो तुमने मुझसे दोबारा मिलने के लिए ही स्कूल बदला। लियाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। क्लारा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं, ऐसा नहीं है, वह हकलाते हुए बोली, फिर हंस पड़ी और एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया जबकि दूसरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा। हे भगवान, चुप रहो। कार उसकी पुरानी गली में मुड़ गई। दोनों ओर छोटे छोटे मकान थे, टूटे फूटे फुटपाथ, जालीदार बाड़े, कुछ भी नहीं बदला था। क्लारा ने उसके बचपन के घर के सामने गाड़ी रोकी और उसे पार्क कर दिया। घर उसे घूर रहा था। खिड़कियों के फ्रेम से सफेद रंग उखड़ रहा था। एक नाली टेढ़ी लटकी हुई थी। अभी भी वैसा ही दिखता है, क्लारा ने धीरे से कहा। हाँ। लियाम ने अपनी जेब से चाबियां निकाली। माँ कभी कुछ नहीं बदलती। वे बाहर निकले। दोपहर की तेज गर्मी ने उन्हें तुरंत जकड़ लिया। वे टूटी फूटी सड़क पर चलने लगे। क्लारा उनके पीछे पीछे चल रही थी। दरवाजा खुलते ही घर की खुशबू उसके चारों ओर फैल गई। पुरानी लकड़ी की महक, कपड़े धोने के डिटर्जेंट की खुशबू, चमेली की मोमबत्तियों की हल्की सी खुशबू, जिन्हें उसकी माँ हमेशा जलाती रहती थी। क्लारा अंदर दाखिल हुई और दहलीज के ठीक बाद रुक गई। धीरे धीरे चारों ओर देखने लगी। वाह, उसने धीमी आवाज में कहा। यह सचमुच बिल्कुल वैसा ही है। दीवार के सहारे एक पुराना सोफा रखा था जो वर्षों के उपयोग के कारण बीच से ढस गया था। उस पुरानी चिमनी के ऊपर बने शेल्फ पर परिवार की तस्वीरें सजी हुई थी, जिसका उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। तुम्हारी माँ हमेशा सब कुछ इतना साफ सुथरा रखती थी, क्लारा ने अंदर की ओर बढ़ते हुए कहा। वह सोफे की ओर बढ़ी और बिना किसी झिझक के पैर मोड़कर बैठ गई। हिलने डुलने से उसका स्वेटर उसकी छाती पर कस गया। कपड़ा खींच गया और उसका किनारा थोड़ा ऊपर उठ गया, जिससे उसकी कमरबंद के ऊपर की हल्की त्वचा की एक पट्टी दिखाई देने लगी। लियाम ने अपनी निगाहें हटाई और गलियारे की ओर चल पड़ा। मैं जल्दी से दस्तावेज ले आता हूँ। उसकी माँ का शयन कक्ष दालान के अंत में था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। सब कुछ साफ सुथरा था। बिस्तर पर वही फूलों वाला कंबल बिछा हुआ था जो उसके पास हमेशा से था। उसे वह फोल्डर उसकी नाइट स्टैंड के सबसे ऊपर वाले दराज में मिला। उसके सभी मेडिकल कागजात उसमें व्यवस्थित रूप से रखे हुए थे। जब वह बैठक कक्ष में लौटा तो क्लारा अभी भी सोफे पर बैठी थी, लेकिन वह कुशन पर पीछे की ओर झुक गई थी। उसकी आंखें बंद थीं। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसने आंखें खोली और उठ बैठी। हाँ, बस सुबह बहुत लंबी रही। हाँ। वह उसके बगल में बैठ गया, इतना करीब कि उनके कंधे लगभग छू रहे थे। सोफा छोटा था, वैसे भी ज्यादा जगह नहीं थी। समय थम गया। उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। समय एकदम पीछे चला गया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आज सुबह यहाँ थे, लियाम ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। मुझे नहीं पता कि अगर तुम समय पर नहीं आते तो क्या होता। क्लारा ने उसकी ओर मुड़कर देखा और उसकी हरी आंखें नम हो गई। मुझे बस खुशी है कि मैं सही समय पर यहाँ आ गई। 57। अधिकतम स्कोर से 3 अंक दूर वह थोड़ा और करीब आ गई। इतना कम कि उनके बीच की दूरी कम हो गई। क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और तुम भी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसके गाल फिर से लाल हो गए, मानो उसने आखिरी हिस्सा जोर से बोलने का इरादा नहीं किया था। लियाम की धड़कन तेज हो गई। 3 अंक, बस इतना ही चाहिए उसे पूरी तरह हराने के लिए। फिर क्या? उसका मन फिर से ताशा की ओर चला गया, उस पैटर्न की ओर। उसने क्लारा के चेहरे को गौर से देखा, उसके गालों की लाली, जिस तरह से वह उसे देख रही थी। तो अगर यही पैटर्न है तो मुझे क्लारा के साथ भी इसे 2 बार करना होगा। यह जांचना होगा कि क्या वास्तव में यही अनलॉक को ट्रिगर करता है। उसने एक बार फिर उसका नंबर देखा। पता लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है, भनभनाहट। भनभनाहट। क्लारा ने अपनी जेब से फोन पर आउटलुक और स्क्रीन पर एक नजर डाली। उसके चेहरे का भाव बदल गया। न तो पूरी तरह से नाराजगी थी, न ही पूरी तरह से गुस्सा। दोनों के बीच कहीं भी
उसने दस्तावेज को भुनाकर देखा, फिर ठीक करने वाले बटन पर टैप किया और उसे स्टॉक टेबल पर रख दिया। सब ठीक है? लियाम ने पूछा। हाँ, कुछ नहीं है। टेबल पर रखे फोन की लैपटॉप जल निकली। भन भनाहट। इस बार क्लारा ने इसे दोबारा शुरू नहीं किया, बस इसे लकड़ी पर कूल करने दिया। लियाम ने देखा कि उसका जबड़ा कसा हुआ है। क्या पट्टी इस बात पर पूरी तरह से पक्की है? बस कायल है। उसने यह नाम ऐसे कहा जैसे उसे कोई कड़वाहट महसूस हो रही हो। लियाम का पेट में अजीब सी हलचल हुई। कैल, बिल्कुल। ओह, उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। तुम्हारा राक्षस पूर्व प्रेमी, क्लारा ने सुधार करते हुए कहा। बहुत पूर्व। लियाम ने पलकें झपकाई। रुको, क्या? हमारा सूर्यास्त हो गया। 2 सप्ताह पहले फोन की स्क्रीन फिर से बज उठी। भिन भिनाहट। क्लारा ने फोन उठाया, उसे साइलेंट मोड पर रखा और उसे रिव्यू करके रख दिया, मानो ऐसा करने से आवाज बंद हो जाएगी। लियाम उसे बस घर जाता रहा। तुम्हारा गुलाब हो गया? हाँ। क्लारा ने अपने मोटे बालों की एक लट कान के पीछे दबा ली। मुझे पता है कि इस तरह का सिद्धांत अजीब लग रहा होगा। मुझे सुरक्षा पहले ही बता देती है, लेकिन वह चुप हो गया। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते थे, लियाम ने धीरे से कहा। क्लारा ने सिर हिलाया। यहाँ नीनी की वजह से। लियाम संगीतकार पर पीछे की ओर झुका। काइल और क्लारा के अलग होने की खबर आज सुनने से उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जहाँ तक उन्हें पता था, वे कई सालों से साथ थे, हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक। क्या हुआ? उसने पूछा। क्लारा ने भारी और साह पर पीछे की ओर झटका दिया। जब उसने अपनी प्रतिमा को पार किया तो उसकी ग्रेट छाती उसकी छाती पर कस गई और जैसे ही उसका हाथ वहाँ रुका, इंच में एक लचीली सी ऊंचाई आ गई। वो बस और भी बुरा हो गया, पता है? पहले वाली सारी भूख और नियंत्रण वाली हरकतें, उसने कहा, ये कभी रुकी ही नहीं, बस कॉन्स्टेंटेशन ही हुआ। हाँ, मुझे याद है कि वह कैसा था, लियाम ने तनाव भरी आवाज में कहा। मुझे सब कुछ याद है, धमकियां। उनका यह कहना निश्चित है कि मैं रोशनी दूर रहूंगा, क्लारा ने मध्यम आवाज में कहा। तुम्हारे जाने के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। बहुत बुरा हाल था। वो मेरा फोन कॉल करने लगा, हर मिनट पूछती थी कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं किसी दूसरे लड़के से भी बात करती हूँ तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह धीरे धीरे रुकी, भले ही वो सिर्फ निकले ही क्यों ना पूछा हो। लियाम चुप रहा और उससे बोला, जब तुम कोलाज के लिए निकलो, क्लारा ने अब नारी से कहा, उसने मुझसे कहा था कि मुझे पूरी तरह से बात करना बंद कर देना चाहिए। उसने कहा कि अगर मुझे सच में हमारे बिजनेस की परवाह है तो मैं स्टाफ मैसेज या कॉल बंद कर दूंगी। उसने अपने हाथों की ओर देखा और मैंने सुना, मैंने उनकी बातें सुनी। मुझे पता है यह पासपोर्ट था, उसने जल्दी से कहा। यकीन मानिए मुझे पता है। लेकिन वह लगातार दबाव डालता रहा, यहाँ तक कि मुझे लगने लगा कि मैं ही बेवजह परेशान हो रही हूँ, जैसे कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त से संपर्क बनाए रखना किसी तरह गलत हो। वह कड़वाहट से हंसी। तुम्हें मैसेज करने की इच्छा रखने पर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं पागल हूँ। लियाम को अपने सीने में वही जानी पहचानी गुस्सा उमड़ता हुआ महसूस हुआ, वही गुस्सा जो उसे हर बार तब आता था जब कायल उसे घेर लेता था। हर बार जब उसे चेतावनी देते हुए लॉकर में धकेल दिया जाता था तो उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। हर बार उसे मुस्कुराना पड़ता था और दिखावा करना पड़ता था कि सब ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि क्लारा उन दोनों के बीच फंसी हुई महसूस करे। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ से मिलने जाती रहती थी, क्लारा ने कहा। मैं तुमसे बात तो नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे बारे में पूछ जरूर सकती थी और तुम्हारी माँ मुझे सब कुछ बता देती थी। तुम कौन सी कक्षाएं ले रहे थे, तुम्हारा खान पान ठीक था या नहीं, तुमने कोई दोस्त बनाए थे या नहीं। हम बस वहाँ बैठकर चाय पीते और तुम्हारे बारे में करीब 1 घंटे तक बातें करते रहते। तो आखिर किस वजह से तुमने जाने का फैसला किया? लियाम ने पूछा। क्लारा का चेहरा गंभीर हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार? हाँ, पता चला कि वो ड्रग्स बेचता था। उसने सिर हिलाया। गोलियां, कोकीन, जो भी लोग चाहते थे। वो महीनों से ये सब कर रहा था और मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा कि उसे अपने माता पिता से पैसे मिलते होंगे, लेकिन नहीं, वो ड्रग्स बेचता था। धत तेरे की। हाँ, क्लारा की आवाज कठोर हो गई। एक रात पुलिस ने उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा, सब कुछ मिल गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया गया। उसके माता पिता ने उसे जमानत पर छुड़वा लिया, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी मैंने रिश्ता खत्म कर दिया। मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती थी, ऐसा इंसान जो इतने समय से मुझसे झूठ बोल रहा था। लियाम का जबड़ा कस गया। नशीली दवाओं का धंधा, इससे समझ में आ गया कि वह सारा पैसा कहाँ से आया था। जब तुमने उसे बताया कि तुम्हारा काम हो गया है, लियाम ने सावधानी से पूछा, तो उसने क्या कहा? क्लारा की गोद में उसके हाथ आपस में उलझ गए। वो आपा खो बैठा, चिल्लाने लगा, कहने लगा कि जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसे छोड़ रही थी। अगर मैं सच में उससे प्यार करती तो इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती। उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसती। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? उसने सालों तक मुझसे झूठ बोला, ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार हुआ और किसी तरह मुझे ही दोषी ठहराया गया क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया। ये सब बकवास है, लियाम ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे पता है, लेकिन उसने इसे इस तरह नहीं देखा। वह लगातार फोन करता रहा, मेरे घर आता रहा, मुझे मनाने की कोशिश करता रहा कि मैं उसे एक और मौका दूं। क्लारा की आवाज धीमी हो गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाहर निकलना होगा, न सिर्फ रिश्ते से बल्कि पूरी तरह से यहाँ से। उसे पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ स्कूल जाती हूँ, सब कुछ। टेबल पर रखा फोन फिर से बज उठा। एक और कॉल। क्लारा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब से उसे पता चला है कि मैंने स्कूल बदल लिया है, तब से वह लगातार फोन कर रहा है। उसने कहा, जब से वह जमानत पर बाहर आया है तब से वह मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा है। लियाम ने भौहें चढ़ा ली। क्या उसे पता है कि तुमने मेरे स्कूल में दाखिला लिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। क्लारा ने अपने होंठ दबाए। इसीलिए मैं आज सुबह यहाँ आया था, तुम्हारी माँ को यह बताने के लिए कि मेरा तबादला हो गया है, और पता नहीं, शायद उसे चेतावनी देने के लिए कि कहीं वह मुझे ढूंढते हुए ना आ जाए। लियाम ने अपनी गोद में अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया। जब तुमने मुझसे बात करना अचानक बंद कर दिया तभी मुझे समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है, उसने आखिरकार कहा।
यह समझ से परे था। एक दिन हम फालतू बातों पर मैसेज कर रहे थे और अगले ही दिन तुम गायब हो गए। मुझे माफ करना, क्लारा ने धीमी आवाज में कहा। मुझे तुम्हें बताने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए था कि क्या हो रहा था, लेकिन वह मेरी हर हरकत पर नजर रखता था, हर मैसेज, हर कॉल। मैं उससे बिना जाने संपर्क नहीं कर सकती थी। तुम्हें आज सुबह मेरा नंबर मिला कैसे? मैंने तो स्कूल के लिए शिफ्ट होने के बाद अपना नंबर बदल दिया था। क्लारा खड़ी हुई और खिड़की के पास रखी छोटी सी मेज की ओर चली गई। उसने दीवार पर टंगे क्लिपबोर्ड की ओर इशारा किया, वही क्लिपबोर्ड जो उसके बचपन से वही था। उसकी माँ उस पर फोन नंबर और रिमाइंडर लिखती थी। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत पहले कहा था कि अगर मुझे कभी तुम्हारी नंबर की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारा नंबर यहाँ से ले लूं। क्लारा ने समझाया। स्कूल जाने से पहले तुमने इसे लिख लिया था। उसने कहा था कि अगर कुछ हो जाए और उसे तुमसे संपर्क करने की जरूरत पड़े तो ये काम आएगा। लियाम चलकर क्लिपबोर्ड के पास गया और उस पर नजर डाली। क्लिपबोर्ड के ऊपर उसकी अपनी लिखावट में उसका मौजूदा नंबर लिखा हुआ था। मैंने कभी फोन नहीं किया, क्लारा ने स्वीकार किया। ब्रेकअप के बाद भी मुझे बस पता नहीं था कि मेरे इस तरह से बात करना बंद करने के बाद तुम मुझसे बात करना चाहोगे भी या नहीं। उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन आज सुबह जब मैंने तुम्हारी माँ को फर्श पर पड़ा पाया तो मेरे दिमाग में बस वही संख्या आई। अब वे काफी करीब खड़े थे, इतने करीब कि लियाम उसकी नाक पर बिखरे हल्के हल्के धब्बे देख सकता था। इतनी करीब से देखने पर पता चला कि रोने की वजह से उसका मस्कारा थोड़ा फैल गया था। मुझे वो कभी पसंद नहीं आया, लियाम ने कहा। क्लारा हल्की सी हंसी। हाँ, मुझे पता है, तुमने इसे काफी स्पष्ट कर दिया था। नहीं, मेरा मतलब। लियाम हिचकिचाया। यह जितना तुम जानती हो उससे कहीं ज्यादा बुरा था। वह तुम्हारे सामने सिर्फ एक ईर्ष्यालु प्रेमी की तरह व्यवहार नहीं करता था। जब तुम वहाँ नहीं होती थी तो वह बिल्कुल अलग हो जाता था। क्लारा की भौहें तन गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने मुझे तंग किया, लियाम ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। उसने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा, वरना वह मुझे इसका पछतावा करवाएगा। वह थोड़ी देर रुका। ऐसा अक्सर होता था, लगभग हर दिन जब तुम आसपास नहीं होती थी। क्लारा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या लियाम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम खुश थे। ये शब्द उसके वास्तविक अर्थ से कहीं अधिक सरल रूप में निकले। या कम से कम तुम खुश दिख रही थी, और मैं उस खुशी को सिर्फ इसलिए खराब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह तुम्हारे पीठ पीछे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ये तो, क्लारा ने अपना सिर हिलाया तो उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। ये तो बहुत बेवकूफी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हाँ, शायद अगर मुझे पता चले कि वह ऐसा कर रही है तो मैं उसी समय संबंध विच्छेद कर लूंगा। क्या तुम ऐसा करते हो? लियाम ने उसे उदास मुस्कान दी। उस समय? सच में? तुमने मेरी बात समझकर सब कुछ खत्म कर दिया? क्लारा ने मुंह खोला, फिर बंद कर दिया। उसका कंधा झुका हुआ। मुझे नहीं पता, शायद नहीं। उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आदत थी, जिससे मुझे खुद पर शक हो गया। उसने नीचे देखा। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे इस बात से नफरत है कि मैंने उसे अपने दिमाग पर इस तरह से हावी कर दिया। ये शादी भूल नहीं है, लेकिन मुझे देखना चाहिए था। मुझे कुछ सैटेलाइट महसूस होना चाहिए था। उसका फोन भर गया। मुझे नफरत है कि उसने ऐसा साथ किया। मुझे नफरत है कि मैंने उसकी वजह से शैतानी बातें करना बंद कर दिया। मुझे इन सभी बातों से नफरत है। वह और करीब आई और उनके बीच की दूरी लगभग न के बराबर हो गई। मैं आपकी जांच के लिए क्या कर सकता हूँ? क्लारा ने फुसफुसाते हुए कहा। समय थम गया। दीवार पर सूरज की रोशनी का प्रवाह रुक गया। हवा में मौजूद कूड़े के कण बिल्कुल स्थिर हो गए। क्लारा के चेहरे पर भाव असुरक्षा छा गई। मुलायम मूछें खुली हुई थी और चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वह चमकते हुए चित्र में सीधे अपनी दृष्टि में प्रकट हुआ। वाह, सिस्टम आज तो ठीक ही कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। लियाम ने ध्यान से देखने के लिए अन्य विकल्प दिए। 2 अंक। मुझे 100 रन बनाने के लिए बस इतना ही अंक चाहिए। वह धीरे धीरे सांस लेने लगी। शायद डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय लिया। समय फिर से गति में आ गया। लियाम ने कहा, मेरी पढ़ाई करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्लारा ने पलकें झपकाई। क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस आगे झुके और उसे ले जाएं। क्लारा एक पल के लिए चली गई। फिर उसने अपनी कमीज पकड़ ली और उसके गले ऐसे लग गए जैसे वह उसके लिए तड़प रही हो। कलम जल्दी ही उचक हो गया। जीभें एक दूसरे पर फ्लोने स्टॉकिंग्स उसकी नाजुक और बेताबे थीं। लियाम ने अपनी कमर पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींच लिया। क्लारा ने अपने मुंह में कराते हुए बिना सोचे समझे अपने शरीर की ओर देखा और अपनी आंखें इधर उधर करने की कोशिश की। जब वे आखिरकार एक दूसरे से अलग हो गए तो दोनों पहले से ज्यादा तेजी से सांस ले रहे थे। क्लारा ने अपनी ओर देखा। उसका गाल लाल हो गया और चुंबन के कारण उसका मूड सूज गया। यह विनाशक अद्भुत था। उसके सिर के ऊपर संख्या बदल गई। लियाम ने अपनी आंखों में देखा। तुम्हें यह बुरा तो नहीं लगा, है ना? वह सिर हिलाया। उसकी सांसें कांप रही थी। नहीं। अच्छा। उसने उसे और करीब से खींचा। मैं मूल से इसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें सच में इससे नफरत नहीं थी, है ना? लियाम ने धीमी तरकश आवाज में पूछा। नहीं, क्लारा ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। क्लारा के सुनहरे बाल, जो उसकी घबराहट भरी चहलकदमी के कारण अभी भी नम थे, उसकी गाल की हड्डियों के चारों ओर फैले हुए थे। वह हिली नहीं। उसके हाथ अब भी उसकी पुरानी कोल्लाज टी शर्ट के सामने कसकर जकड़े हुए थे। यह बहुत कुछ था। लियाम मुस्कुराया। उसकी आंखों में दिख रही तीव्र निर्भीक भूख ठीक उसकी अपनी भूख को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह एक बार फिर उसके करीब आया और इस बार धीमी गहरी चुंबन के साथ उसके होंठों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह चुंबन खोज के लिए नहीं, बल्कि अधिकार जमाने के लिए था। उसके हाथ, जो उसकी कमर के निचले हिस्से पर टिके हुए थे, नीचे की ओर फिसल गए और उसकी जीन्स के चिकने कसे हुए डेनिम को पा लिया।
उसने अपनी हथेलियों को उसके सुडौल नितंबों पर दबाया, जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ और उसने अपनी पकड़ और कस ली। वह दुबली पतली थी, लेकिन कपड़े के नीचे उसकी कोमलता निर्विवाद थी। हे भगवान, ये कितने मुलायम है और ये डेनिम इतनी कसकर खींची हुई है कि हर उभार साफ दिख रहा है। लियाम ने सोचा, हल्का दबाव डालते हुए उसकी कमर को ऊपर की ओर झुकाया और कपड़ों की मोटी परतों के बावजूद उनके निचले शरीर को एक दूसरे से रगड़ा। क्लारा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसके गले से एक धीमी दबी हुई सिसकी निकली, जो उसके मुंह से दब गई। उसके हाथों ने उसकी कमीज छोड़ी और उसके बालों में उलझकर उसे और करीब खींच लिया, मानो और ज्यादा की मांग कर रहे हों। लियाम ने सांस लेने के लिए पीछे हटकर देखा। उसकी निगाहें उसके उछलते हुए स्तनों और सुडौल शरीर पर टिकी हुई थीं। उसके अंदर वासना की लहर दौड़ रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और फिर से चूमा। उनकी जीभें एक बेतरतीब गंदी जल्दबाजी में टकराईं, जिससे उसका पूरा शरीर कस गया। उसकी जीभ कितनी गर्म है, ताशा की जीभ से बिल्कुल अलग। ताशा हमेशा आक्रामक और कठोर होती थी। क्लारा धीमी और मीठी है, लेकिन उसके अंदर एक अविश्वसनीय बेचैनी छिपी है, मानो वह भूखी हो। लियाम ने सोचा, उसकी जीभ की ताकत और लय से पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर।